I think recording started, na sir? Yes, sir. Okay, sir. तो चलो सर स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ का क्लास। ओके, तो एवरी मंडे हम लोग लॉ पढ़ते हैं इवनिंग को। तो इसमें बेसिकली बिजनेस लॉ रिलेटेड डिस्कशंस होता है। तो जैसे जो लोग अपकमिंग एग्जाम देगा उनके लिए रिसेंटली मैंने लास्ट वीक जो पार्टनरशिप एंड एलएलपी का चर्चा कर रहा था, है ना, और मैंने काफ़ी डिस्कस किया सर पार्टनरशिप एंड एलएलपी रिलेटेड। हाँ, एक क्वेश्चन आंसर सेशन उसके अंदर मुझे रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन रखूंगा जहाँ पर मैं पार्टनरशिप एक्ट एज वेल एज एलएलपी एक्ट पे क्वेश्चन आंसर जरूर रखूंगा सर, ठीक है। लेकिन आज मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करूंगा सर। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिनके लिए रिविजन्स होगा, जिनका एग्जाम सामने है, वो रिवाइज हो जाएगा उनके लिए। और जो स्टार्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉ को समझना चाह रहा है बिजनेस लॉ को, उनके लिए ये क्लास एकदम शुरुआत हो जाएगा सर बिजनेस लॉ का। मैं क्यों ऐसा बोला, इसलिए बोला क्योंकि बिजनेस लॉ का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, दैट इज बिजनेस करने के लिए जरूरी लॉ सर। सिंपल बात है। और बिजनेस करने के लिए जब भी लॉ का बात आता है ना, तो सबसे पहले अगर किसी लॉ का नाम लिया जाता है तो वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात को प्लीज समझे। तो वेरी सिंपल बात, मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इसके अंदर। कि बिजनेस करने के लिए जो बेसिक लॉ का जरूरत है, अगर कोई दूसरा लॉ ना भी बनाया जाए तो भी बिजनेस चलेगा, तो वो एक ही लॉ है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये सबसे जरूरी है। क्यों जरूरी? क्योंकि यही बेस है। सर क्या बोलते हो? मतलब बाकी इतना सारा जो लॉ पढ़ाया जाता है सीएस फील्ड में, सीएमए फील्ड में, लाइक हम लोग कंपनी लॉ अलग से पढ़ते हैं। उसका एक फ्राइडे वाला क्लास मैंने फ्रेशली स्टार्ट किया सर कंपनी लॉ पे। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, कंपटीशन लॉ है, बहुत सारे लॉ है, इंडस्ट्रियल लेवल लॉ है, जो मेनली सीएस को फोकस किया गया है सीएमए में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर इतना सारा लॉ है और आप बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना होता तो शायद बाकी लॉ का कोई जरूरत ही ना पड़ता। मतलब सर सिंपल बात, सिंपल इसलिए कि एक बेसिक लेवल बिजनेस को बनाने के लिए दो पार्टी होना चाहिए, है ना सर। मानो कि आज आपको कोई बिजनेस करना है, एक सिंपल सा एक आइडिया ले रहा हूँ सर, सिंपल सा आइडिया। एक बिजनेस आपको करना है, तो बिजनेस करने के लिए मानो कि आपको किसी से प्रोडक्ट या सर्विस लेना है, मानो कि प्रोडक्ट बाई करना है, और प्रोडक्ट बाई करके आप किसी दूसरे को सेल करो, ठीक है। मतलब आप पहले B2B बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। B2B माने बिजनेस टू बिजनेस। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग आजकल जानते हो सर, आजकल ऑनलाइन पे भी काफी सारे बिजनेस बन रहा है ना। मतलब ऑफलाइन तो जो था ट्रेडिशनल वो तो रहेगा ही, क्योंकि ट्रेडिशनल चीज कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मॉडर्न डे में काफी बिजनेस में डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है, मतलब अभी बहुत बाकी है। अभी तो बस क्या बोलते हैं ना, वो एक गाना है सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सर क्या कहना चाहते हो? सर मतलब बिजनेस का जो पार्टी है वही बात कर रहा हूँ। पार्टी मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ बात करता हूँ। जैसे आज के डेट में अगर किसी को लगता है कि मैं आता हूँ सर किताबी बात करूंगा, बुक से तो बहुत कुछ पढ़ना है, सेक्शन सब सेक्शन, बट एक बार आइडिया ले लो, ठीक है, कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एरिया कहाँ कहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि अमेजन पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, है ना सर, है ना, अमेजन सेलर सर्विस, है ना। मतलब अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अमेजन के साथ मेरा कोई रिश्ता नाता यहाँ पर है नहीं सर। मैं तो बस बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये देखो परेश रावल सर एडवर्टाइजमेंट मार रहे हैं, है ना, फेमस बॉलीवुड एक्टर, ठीक है। तो बिकम एन अमेजन सेलर। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि अगर आप अमेजन में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो ऑब्वियस बात है कि इसके लिए आपको अमेजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना सर, एक बेसिक लेवल कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल बात है, जब भी हम इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जाएंगे, स्टार्ट सेलिंग में क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 10 लाख प्लस सेलर कम्युनिटी इसके अंदर है, ठीक है। तो मानो आपके पास कोई कपड़ा है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, किसी भी तरह का चीज है, चाहे वो गारमेंट्स हो, किसी भी तरह का खिलौना हो, वट जो भी ह्यूमन सोसाइटी को चाहिए होता है, आपके पास कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट है,
और आप उसे अमेजन में बेचना चाहते हो, ठीक है। तो अमेजन उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप यहाँ पर लिस्टेड करो और उसके बदले आपका प्रोडक्ट जब सेल होगा, जो पेमेंट अमेजन कलेक्ट करेगा, अपना कमीशन रख के बाकी पैसा आपको दे देगा। हाँ सर, यही कॉन्सेप्ट है ना, आपका पेमेंट आपको दे देगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन चार्जेस, सिक्योरली टाइम पेमेंट्स, अनडिबिटेबल अनबीटेबल रीच। सो जो भी हो सर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, क्या क्या नहीं बिजनेस है, 7 लाख इन सेल्स, आई डोंट हैव टू गो टू द कस्टमर कम्स टू मी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब अमेजन से कुछ नहीं था, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा था कि एक बेसिक लेवल कॉन्ट्रैक्ट तो जरूरी है रे बाबा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो लॉ काम करता है सर, ठीक है, दो लॉ आ जाएगा। एक तो आपका गुड सेल होगा तो सेल ऑफ गुड्स भी आ जाएगा। तो मेनली बिजनेस लॉ में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं सर, बिजनेस लॉ का पार्ट में क्या क्या लॉ आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो बिजनेस लॉ का क्लास है, इसमें मैंने आपको थोड़ा बता देता हूँ सर। बिजनेस लॉ जो सीए फाउंडेशंस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सीए में फाउंडेशंस वाले पढ़ते हैं, सीए में इंटर वाले पढ़ते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या कवर किया जाता है सर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज देयर, ठीक है, जो मैं अभी आज स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर दूसरा एक एक्ट है सर, सोगा, सोगा माने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 1930। लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि सभी चीजें आप लोगों के किताब में सिलेबस में दिया हुआ है। तो जैसे ही बुक्स मिलेगा वो सब में लिखा रहता है, तो इसको मुझे बताने का ऐसी जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बेसिकली आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, आपको पहले कनेक्ट करना है कि लॉ क्यों पढ़ना है, ठीक है, तभी जाके आप हर बात को समझ पाओगे। या सिर्फ एग्जाम तो पास करना ही है, लेकिन एग्जाम क्यों पास करना है, क्या होगा आपका लॉ का नॉलेज को लेके, क्या होगा जब आप जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे। सपोज आप अमेजन में ही जा रहे हो, तो आप अगर सीए करके जाते हो, सीएमए करके जाते हो, अच्छा कोई अगर एटलीस्ट इंटर पास करके भी जाते हैं, तो क्यों अमेजन वाले उनको लेंगे। हाँ, क्यों लेंगे उसके अमेजन वाले, कुछ तो होना चाहिए उनके अंदर। चाहे अगर एटलीस्ट आप इंटर पास आउट होके भी जा रहे हो, कंप्लीट होके जाओगे तो बात ही कुछ और बनेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है, वही तो जाना है आप, वही टारगेट के लिए आए हो सिर्फ। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ, जॉब का फील्ड तो चालू हो जाता है इंटरमीडिएट से, है ना, एग्जीक्यूटिव के बाद से ही। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको बिजनेस लॉ में जानना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप लॉ 1932, ठीक है। पार्टनरशिप का न्यू वर्जन आया सर, एलएलपी, जो मैंने रिसेंटली कवर किया, फिर से कवर करूंगा, डोंट वरी। 2008 एलएलपी है, पार्टनरशिप का न्यू वर्जन है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप लॉ, एलएलपी एक्ट, कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सबके सिलेबस में नहीं है, बट जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले को पढ़ाया जाता है सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये भी बिजनेस लॉ का ही पार्ट है। तो इस तरह का मेन मेन कुछ लॉ है जो बिजनेस लॉ के अंदर कवर किया जाता है। और भी चीजें हैं, मैं मेनली बेसिक पार्ट में फोकस किया। तो मैं अभी यही कहना चाहता आपको कि क्यों पढ़ना है सर, सेल ऑफ गुड्स क्यों पढ़ना है। देखो देखो, अमेजन में सेलर बनना है, तो जो भी टर्म्स कंडीशंस सेलर बायर के बीच में बनेगा, तो वो टर्म्स कंडीशंस रूल्स रेगुलेशंस कहाँ लिखा हुआ है, सोगा में लिखा हुआ है। सोगा माने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 1930। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला संभाल नहीं पाता है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूरी है, सबसे पहला तो वही है, बट जब सेल का बात आता है तब सेल ऑफ गुड्स एक्ट सामने आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही वेरियस लॉ आपको जानना है कि आखिर बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, ठीक है। सेल कर रहे हो, सेलर बायर का रिलेशनशिप बन रहा है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, ठीक है। सर लॉ का जरूरत तो तब पड़ता है जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है ना। हर चीज को नियम माफिक करना है, नियम माफिक माने लॉ को मेंटेन करके करना है। लॉ के बाहर जाके हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। सर पता कैसे चलेगा कि लॉ के बाहर जा रहे हैं, सर ये तो पता चलेगा जब कोई गलती पकड़ा जाएगा, है ना। जब चोर पकड़ा जाता है तब समझ में आता है ना कि उसने चोरी किया, उससे पहले तो समझ में नहीं आता चोरी किया बोल के। चोर को पता है उसने चोरी किया, हाँ सर, चोर को पता होता है उसने चोरी किया, दुनिया को थोड़ी पता होता है चोरी किया, जब पकड़ा गया तब पता चलता है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं अच्छा चोरी किया है, तो चोरी का सजा क्या है, फिर पेनल कोड में जाते हैं, हाँ, आईपीसी के धारा हिसाब से चोर को सजा देते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग का पढ़ाई का पार्ट नहीं है। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिजनेस लेवल में, तब हमें याद आता है अच्छा नियम क्या कहता है, समझ में आ रहा है सर।
हाँ, नियम क्या कहता है, तब हम लोग नियम के पीछे ढूंढते हैं, भागते हैं कि चलो देखते हैं नियम क्या कहता है। तो ये जस्ट अमेज़न का तो एक डेमोंस्ट्रेशन था सर, और कुछ नहीं। ठीक है? अब अमेज़न की जगह फ्लिपकार्ट ले सकते थे, स्विगी ले सकते थे, ज़ोमैटो ले सकते थे, कोई और रूम ले सकते थे, कुछ भी बात कर सकते हैं सर, ज़ूम कार ले सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है? जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने चूज़ किया। तो कहने का मतलब है, अगर किसी को भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, जैसे अगर आप अमेज़न में आपका प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, तो बेसिकली आप अमेज़न में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अमेज़न के थ्रू से सेल होगा, बदले में अमेज़न मुझे पेमेंट देगा और अपना कमीशन काटेगा। ठीक है? सर ऐसा ही होता है क्या? हाँ सर, ऐसा ही होता है। अब इसी चीज़ को लॉ में सिम्प्लीफाई करते हैं। पहले पूरा लॉ को समझना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यही सब कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट में बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वही सब चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। इसमें सबसे पहले तो एग्रीमेंट बनता है ना सर। मीनिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब किस एग्रीमेंट, मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब अगर आप अमेज़न में जा रहे हो, ठीक है? देखना, आज के डेट में ज़ोमैटो वाले आ गए हैं सर, ज़ोमैटो, स्विगी वाले, ये सब। तो ज़ोमैटो में कोई दुकानदार जब अपने आप को लिस्टेड करता है, ज़रूरी नहीं कि लिस्टेड करे, बट लिस्टेड करने से आपका एक सेल बूस्ट होता है। बट आप देख लो कि ज़ोमैटो क्या कंडीशन दे रहा है। आप देख लो ज़ोमैटो क्या कंडीशन दे रहा है। तो किस एग्रीमेंट के तहत, किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपका बिज़नेस चल रहा है। जैसे आजकल मार्केट में, कोलकाता मार्केट में मैं रिसेंटली एक प्रैक्टिकल चीज़ थोड़ा-सा बातचीत कर रहा था। मैं आपको एक चलो बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा उबेर वर्सेस इन ड्राइवर, ठीक है? आजकल कोलकाता मार्केट में ये दोनों कंपनी का बड़ा रबड़वा है सर, ठीक है? मतलब कैब मार्केट में सर, ठीक है? कैब मार्केट का बात कर रहा हूँ। इन ड्राइवर मैंने जितना जानता हूँ सर, इन ड्राइवर एक रशियन बेस्ड कंपनी है और उबेर अमेरिका बेस्ड कंपनी है। नाउ ओला, उबेर, ओला भी ठीक है, ओला इंडिया बेस्ड है, बट ओला का आजकल थोड़ा इंडिया मतलब कोलकाता मार्केट थोड़ा खराब है। दूसरे स्टेट में चल रहा है। बट जैसे उबेर और इन ड्राइवर के बीच में रिसेंटली मैं थोड़ा-सा देख रहा था, तो काफ़ी सारे कैब वाले उबेर के साथ भी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है? और इन ड्राइवर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका, ठीक है? लेकिन आजकल आप जब भी गाड़ी बुक करोगे, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अगर कभी भी आप कैब बुक करने जाओगे, तो उबेर में कैब आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत रेयरली मिलता है। इन ड्राइवर में ज़्यादा ड्राइवर दिख रहा है। तो मैंने पूछा कि दादा ऐसा क्या हो गया कि आप लोग उबेर में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? इन ड्राइवर में हूँ। तो कहते हैं कि इन ड्राइवर वाले पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे मैंने उस दिन एक थोड़ा-सा रिलेटिव्स के लिए घर में गया था, तो मेरा यहाँ से भाड़ा गिर गया सर, कोलकाता से, केशवपुर एरिया से, ऑलमोस्ट 655 के आस-पास, 650 का भाड़ा पड़ गया था मेरा। अब 650 में मैंने उसको पूछा कि आपको इन ड्राइवर कितना देगा? तो बोलते हैं कि इन ड्राइवर हार्डली 40 से 50 रुपीज़ काटेगा, बाकी 600 टका पूरा का पूरा ड्राइवर मतलब मालिक को देगा, गाड़ी का जो कैब का ओनर है उसको देगा। मैं बोले इतना कम काट रहा है? बोला हाँ, अभी तो इन ड्राइवर का ऐसा ही चल रहा है। मैंने उबेर कितना काटेगा? तो बोलता है कि उबेर कम से कम 150-200 काटेगा। कम से कम 150-200, बाकी 300 से 400 टका हार्डली उबेर वाले करेगा। अब मुझे नहीं पता सर इनका मतलब अंदर में कॉस्टिंग का क्या सिचुएशंस है। इन ड्राइवर अभी हाल-फिलहाल में आया है, तो मे बी प्रमोशनल स्कीम भी हो सकता है। मेरे मुझे तो वही लग रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में सर्वाइव करना हो तो शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। अभी देखना पड़ेगा सर क्या सिचुएशंस होता है। बट मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि ओला उबेर में क्या चल रहा है या इन ड्राइवर उबेर में क्या चल रहा है। ये मेरा बात कहने का मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ा पहले उठाया। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, मैंने थोड़ा ऐसा उठाया। कभी अमेज़न में बात कर ली, कभी उबेर में बात कर ली, कभी कैब में बात कर ली, कभी इन ड्राइवर में बात कर ली। तो जस्ट फोकस। अब ये सब आउटसाइड वर्ल्ड को मैं थोड़ा कनेक्ट कर दिया। अब ज़्यादा आउटसाइड वर्ल्ड में बात करेंगे तो फिर आउटसाइड वर्ल्ड ही चलता जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ सर मेन टॉपिक, ठीक है? तो ये जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है? बी2बी मतलब एक कैब वाले के साथ इन ड्राइवर का क्या एग्रीमेंट बन रहा है? अच्छा, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट में बदलते हैं? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है? कितना तरह का अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऑफर क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्या होता है? कम्युनिकेशन रिवोकेशन क्या होता है? मतलब ऑफर जो है, ऑफर का कम्युनिकेशंस कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन कैसे होगा? रिवोक मतलब कैंसल कैसे होगा?
क्या रूल कहता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, किस तहत कर सकता है, क्या बेस है कैंसिल करने का, रिवोकेशन का। ये सब बेसिक बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट का, जो मैं आज, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा चीज है सर, बहुत बड़ा चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सवाल भी पूछते हैं हर एग्जाम में, चाहे सीए का एग्जाम देख लो, चाहे सीएमए का एग्जाम देख लो, एग्जाम में क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है। और इसलिए क्वेश्चंस है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट में बेस सबको होना चाहिए, सीएमए को कॉन्ट्रैक्ट में बेस एकदम बिल्कुल टॉप लेवल का होना चाहिए। तो क्या क्या पढ़ेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानना है। जैसे एलिमेंट्स क्या है, आपको थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि एलिमेंट्स में एग्रीमेंट होता है और एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ होता है। कॉन्ट्रैक्ट का दो एलिमेंट है सर, एक एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। सर माने समझा नहीं सर, मैं समझाता हूँ सर, ध्यान से सुनना, ये सब रट के समझ नहीं पाओगे। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, ये रट के क्या करोगे, रटना नहीं है, समझो। समझोगे तो ऐसे याद रहेगा, और जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो लिख के करना। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है लॉ में। तो एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। लेकिन मैं इसमें बात करता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज फोकस करो, एग्रीमेंट क्या है, मैं कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेसिकली ऑफर और एक्सेप्टेंस को ऐड करो तो बनता है एग्रीमेंट। बहुत सिंपल बात है सर, बहुत सिंपल, हर चीज में एग्जाम्पल बन सकते हैं, हर चीज में। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता। जैसे अभी मैंने उबेर और ओला में बात कर रहा था, हम लोग जब उबेर का ऐप ओपन करके कैब बुक करते हैं, तो बेसिकली पहले हम लोग ऑफर करते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोलो कि उबेर आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है, कि मेरे पास इतना गाड़ी है, मानो कि मुझे यहाँ से हावड़ा जाना है, ठीक है, मुझे मेरे घर से हावड़ा जाना है, उबेर मेरे को ऑफर कर रहा है 350 रुपीज, 270 रुपीज, ठीक है। अगर मैंने कंफर्म कर दिया तो मैंने क्या कर दिया सर, अगर मैंने कंफर्म कर दिया तो मैंने क्या कर दिया, अरे बोलो ना। जब, एक्सेप्टेंस। थैंक यू सर, एक्सेप्ट। थैंक यू। और उबेर क्या कर रहा था मेरे साथ, ऑफर कर रहा ऑफर। था, ऑफर कर रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उबेर से भी ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कभी आप लोग इन ड्राइवर में कभी बुक करना सर। इन ड्राइवर वाले तो ऑफर एक्सेप्टेंस में बहुत गजब का ऐप को डेवलप किया है, गजब का। मैं यहाँ पर लैपटॉप में तो शो नहीं कर पाऊंगा आपको, बट आप मोबाइल में खुद से भी चेक करोगे तो आपको दिखेगा। इन ड्राइवर में कैब वाले अलग अलग टाइप में, मतलब आप पहले अपना डेस्टिनेशन बताओ, जैसे मानो कि मैंने अपना डेस्टिनेशन हावड़ा पुट कर देता, इसके बाद आप लोगों को पता है, बट अगर किसी को नहीं पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्या बताने वाला चीज है सर, सब फील करने वाला चीज है, ठीक है। तो कैब वाले ना पहले मेरा डेस्टिनेशन में ना, इन ड्राइवर वाले पहले थोड़ा सा एक आइडिया देता है, ऐसे बोलता है कि हावड़ा का भाड़ा है मानो 300 टका, ठीक है, एस्टिमेटेड। अब एक एक करके ड्राइवर का इंटर होगा, एक एक करके कैब वाले का इंटर होगा, ठीक है। एक ड्राइवर ऑफर कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ठीक है, मतलब बीट चलता है सर, एकदम लाइव बीडिंग चलता है, ऑफर कर रहा है 300, 350, ठीक है। मानो कि आपको 350 ज्यादा लग रहा है, आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड ऑफर आया 320, आपको लग रहा है कि चलो ठीक ठाक है, आपको लग रहा है चलो ठीक ठाक है, आपने एक्सेप्ट कर दिया। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर दिया, संगे संग इन ड्राइवर कैब वाले का फोन आएगा, और फोन करके आपको बोलेगा दादा कैंसिल मत करना, हम आ रहे हैं। उबेर में ये प्रॉब्लम था कि आप बुक कर लेते थे, ठीक है, उसके बाद ड्राइवर कैंसिल कर देता, ड्राइवर को पसंद नहीं आता, लेकिन इन ड्राइवर में ऐसा मैं नहीं, एक्सपीरियंस ऐसा नहीं करता। तो जो भी हो, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर उबेर इन ड्राइवर का बात नहीं है सर, ये तो एक डेली कम्यूट का मैटर है। किसी को ऐसा लगेगा कि क्या हो गया सर आज आपको, आप उबेर और इन ड्राइवर के पीछे पड़ गए, ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्लास नहीं, कैब कैब मार्केट का बात चल रहा है सर। आपको जो समझना है आप समझो, मेरा फोकस तो कॉन्ट्रैक्ट में ही है। किसी को लग सकता है कि तब से उबेर ओला इन ड्राइवर चल रहे हैं सर, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जाम्पल के लिए यूज कर। तो जैसे ही देखो 320 मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, 320 जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब कैब वाले मेरे घर पे आ जाएगा,
मतलब जहाँ उनका डेस्टिनेशन, मतलब मेरे घर पे जहाँ का उनका पिन दिखा रहा था। अब वो आएगा, मैं वहां पर जाके गाड़ी में बैठूंगा, वो मेरे को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तो सिंपल बात है, पहले उसने ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया सर? एग्रीमेंट। ओके, नाउ एग्रीमेंट सर, थैंक यू। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब पॉइंट इज दैट सर, क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ है? सर ऑब्वियसली, ये जो ओला उबेर वाले जो कुछ भी करते हैं, या जो भी हर दुकानदार का जो भी है, सब चीज एनफोर्सेबल एट लॉ है। सर एनफोर्सेबल एट लॉ कैसे होता है? सर इन्फोर्सिबिलिटी के लिए एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब जो जो चीजें ऑनलाइन में जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो रहा है, ठीक है, जैसे आप एक्सेप्ट करते हो, कोड बताते हो, है ना, तो ये ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मानो कि बीच रास्ते में अगर गाड़ी वाला आपको बोलेगा कि हम आपको लेके नहीं जा सकते, ठीक है, सर वो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, आपको गाड़ी में बिठा लिया, फिर बोला नहीं 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 जा सकते, या फिर जहां लेके जाना है उसको उल्टा जगह में जाके छोड़ दिया, ठीक है, तो डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। एक कहानी मुझे कोई बता रहा था, मैं आपको कभी बताऊंगा एग्जैक्टली जब याद आएगा मुझे, कि एक कैब वाले ऐसे किसी के साथ मतलब कोई कैब के अंदर था, तो उसने बोला था कि मतलब जो बेसिकली कम्यूटर था, माने इन द सेंस जो पैसेंजर था, ठीक है, तो पैसेंजर जो था सर, उसने उसको बोला गया था कि सर आप सीट बेल्ट बांध लो। बात को ध्यान से सुनना, गाड़ी में बैठने से स्पेशली अगर आप फ्रंट सीट में बैठोगे, तो कोलकाता जैसे बड़े शहरों में, कोई भी बड़े शहरों में सीट बेल्ट मैंडेटरी है, ठीक है, इवन हाईवे में भी मैंडेटरी है, पुलिस कहीं भी पकड़ सकता है। तो उसको बोला, वो थोड़ा मोटा था, काफी हेल्दी था, मतलब इतना बड़ा पेट था कि बेल्ट लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसने बोला ठीक है, जब पुलिस पकड़ेगा मैं बात कर लूंगा। उसने बेल्ट लगाया नहीं सर। अब जब पुलिस पकड़ा, तो पुलिस ड्राइवर को पूछ रही कि क्या हुआ, तुम्हारा पैसेंजर बेल्ट नहीं बांधा? तब पैसेंजर बोलते हैं सर मेरे को तो कुछ बोला नहीं, मतलब वो टोटली इग्नोर कर गया। समझ में आया ना सर, पैसेंजर टोटली इग्नोर कर दिया, ड्राइवर के ऊपर दे दिया कि ड्राइवर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। फिर पुलिस ने ड्राइवर पे पेनल्टी लगाया, ड्राइवर ने पेनल्टी का पैसा दे दिया, 500 टका पेनल्टी किया उसको। लेकिन अब ड्राइवर ना सारे के सारे, उनका दोस्त जो कैब वाले थे उनको फोन किया, और सब कनेक्ट हो गया, और ये जो पैसेंजर बैठा हुआ था इसको छोड़ा ही नहीं एंड तक। बोलते कि पैसा तो देना है। चुपचाप पहले शांति से बोला, बोला कि ठीक है घर चलो देते हैं, फिर घर जाए तो बोला नहीं देगा। तो ये कैब वाले क्या किया, सारे के बाकी कैब वाले को जुगाड़ किया, और बोला जब तक पैसा नहीं देंगे आपको उतरने नहीं देंगे। फिर पुलिस थाना बहुत सारा चीज हुआ। अब बात ऐसा है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होता है ना, तब लॉ का सामना करना पड़ सकता है कि लॉ क्या कहता है। तो जो भी हो, इस मैटर में लॉ में क्या हुआ वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि लास्ट में एक म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ, और उनको काफी पैसा देना पड़ा, 500 टका फाइन, फिर एक्स्ट्रा जितना घुमाया उनको, मतलब करीब करीब 5,000 का पेनल्टी लग गया उनको। और था पुलिस वाले भी वही किया। नाउ पॉइंट इज दैट, कि जब भी आप कैब में बैठते हो, एग्रीमेंट बन गया। अब इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ बिल्कुल है। अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ का एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। चलो कैब में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक सिंपल एग्जांपल, रेंट एग्रीमेंट का एग्जांपल बहुत अच्छा रहेगा सर, है ना। रेंट एग्रीमेंट का एग्जांपल, जैसे मानो कि आपको अगर किसी जगह में भाड़े पे रहना है सर, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट पेपर मतलब कैसा होता है सर, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, पता है आपको। अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट नहीं बनाओगे ना, 12 साल अगर कोई टेनेंट आपके घर में रह जाता है, तो उस घर में उसका अधिकार आ जाता है। बहुत मुश्किल का बात है सर ये सब, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रेंट एग्रीमेंट करके ही आपको भाड़ा देना चाहिए, या फिर भाड़ा लेना भी चाहिए। ये देखो एक रेसिडेंशियल रेंटल एग्रीमेंट है, ठीक है, ये इमेज पे ये एग्रीमेंट पेपर है, स्टैम्प पेपर। अब इसके तहत आपने रेंट, मतलब पहले आपने, मानो कि आपको रेंट पे रहना है, आप जाके उनको बोला, मतलब जिनका घर है, हाउस ओनर को, कि क्या आप भाड़ा दोगे? तो उसने बोला हाँ हाँ मैं दूंगा, तो ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट हो गया। अब इसको एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसे करेंगे? सर उसके लिए एग्रीमेंट पेपर को भरेंगे, नोटरी करेंगे, स्टैम्प पेपर में स्टैम्प ड्यूटी जमा करेंगे, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस में थोड़ा रजिस्ट्री का अमाउंट दे देंगे, ठीक है, जो भी रेंट का भी कुछ रजिस्ट्री अमाउंट होता है, नोटरी करके उतना अमाउंट भर दो, और फिर ये क्या बन गया सर, ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। अब आगे अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, मतलब हाउस ओनर, अगर हाउस का ओनर जो है वो टेनेंट को घर से बाहर करते हैं, ठीक है, विदाउट प्रायर नोटिस और नॉट एज पर एग्रीमेंट, तो फिर ये एग्रीमेंट के दुहाई देके आप अपना लॉ को लड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी, मतलब ये
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टेनेंट जो है वो घर से उठना नहीं चाहता, ठीक है, तो हाउस ओनर बोल सकते हैं कि भाई आपका टाइम हो गया, आप जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हर चीज का एक लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, और वो लीगल एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ के तहत होता है। ओके, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करके एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल एट लॉ होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर बात समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल बात था, माथा में गया ना सर? प्लीज टेल मी, थोड़ा হ্যাঁ बता স্যার, दो सर। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। यस सर। सर किसका आवाज है? है सर। ओके सर। यस सर। ओके सर। अब देखो सर, अब मजा देखो। अब इस पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आएगा कि ऑफर एक्सेप्टेंस में एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आगे हर चीज को मैं डिटेल्स में बताऊंगा, अभी तो बस बोला ना सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अब देखो क्या कहाँ तक पहुंचते हैं कहानी। अब कहानी में बहुत कुछ है, जैसे ऑफर, ऑफर का भी कुछ अलग बातें हैं, जैसे कि लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, मतलब ऑफर वैलिड कब होगा इसका भी बहुत सारा नियम है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑफर कर दो और वो वैलिड हो जाएगा, नहीं सर। ऑफर वैलिड होने के लिए कुछ नियम है, उसको फॉलो करके तभी ऑफर वैलिड हो सकता है। ऑफर का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एसेंशियल ऑफ ए प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल या ऑफर सिमिलर चीज है, ठीक है। प्रपोजल आप लोग जानते हो ना सर, बचपन में प्रपोज किया नहीं किया, स्कूल लेवल याद आ रहा है ना सर, वही वाला प्रपोजल है, बट ये बिजनेस वाला। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। सर माने, सर माने बहुत सिंपल, अगर किसी को कोई पसंद करता है तो मन ही मन में सोचने से थोड़ी होगा, जो मन में है वो बताना पड़ता है ना। अरे दिल में रह के क्या होगा सर, दिल की बात जुबा में आना चाहिए, और जुबा का बात कान में जाना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है सर? सर मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मजाक मजाक में बात एक्चुअल में वही कर रहा हूँ सर। कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा सर? सर केस गड़बड़ हो सकता है। सर कैसे? सर आगे आगे बहुत सारे केस लॉ है, मैं समझाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे केस लॉ है, मैं समझाऊंगा। मतलब ऐसे बहुत फेमस केस स्टडीज हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, ठीक है। वो तो किसी का मतलब हाँ गुड इवनिंग सर। लालमन शुक्ला का निफ्यू खो गया था, ठीक है, उसका मतलब निफ्यू जो है वो किसी कारण से हो गया, आगे केस लॉ है, बताऊंगा, ठीक है। तो फिर लालबन शुक्ला का निफ्यू हो जाने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अ, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के देगा उसको मैं कुछ दूंगा, ठीक है, कुछ गिफ्ट करूंगा। लेकिन इस बात को कहने से पहले ही उसका जो सर्वेंट था वो बाहर निकल गया था और बच्चे को ढूंढ के लेके आ गया था। उसको पता भी नहीं है कि ऐसा कोई डिक्लेरेशन दिया गया था कि बच्चा मिलने के बाद कारण आपको, मतलब जो भी बच्चा को ढूंढेगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा या कोई पर्टिकुलर अमाउंट गिफ्ट किया जाएगा, ऐसा कोई डिक्लेरेशन के बारे में उस सर्वेंट को नहीं पता था। तो फिर सर्वेंट को बाद में पता चलता है कि ऐसा डिक्लेरेशन हुआ था, तो सर्वेंट आके बोलता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो फिर बात ऐसा है कि उस पर्टिकुलर ऑफर के बारे में सर्वेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो तो क्लेम होना मुश्किल हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये सब बहुत ही मतलब लैंडमार्क केसेस है, ठीक है, जो आपको आगे आगे मैं बताऊंगा सर। ऐसा और भी चीजें हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर रिलेटेड, अभी समय नहीं आया, बोलूंगा सर। एक्सेप्टेंस का भी सिमिलर चीजें हैं। वैलिड एक्सेप्टेंस करने का कुछ तरीका होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ बोल दिया ना बोल दिया, अरे भाई हाँ ना में बहुत सारा फर्क होता है। तो कैसा हाँ है, किस तरह का हाँ है, ठीक है, चिट्ठी में चल रहा है कि ईमेल में चल रहा है, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो समझना पड़ेगा। एंड एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। सर कैसा कैसा बात कर रहे हो, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, सारे सर देखो ना, अभी तो बोला ना, अभी तो शुरू हुआ है। सो अब ये सब पढ़ना है, ठीक है, ये सब अभी पढ़ना है, चलो बहुत कुछ ऐसे ही मैं बोल दिया तब से। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कुछ बातें थोड़ा जान लो। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब बना है सर? सर 1872 में बना है। सर कौन बना था? ब्रिटिश लोग। हाँ सर, हमारा देश लास्ट 200 साल से ब्रिटिश के जंजीर में ही था, है ना, तो ब्रिटिश पीरियड में ही बना था। लेकिन तो क्या आप सोचोगे कि सर 1872 में जो लॉ बना था वो अभी भी चल रहा है?
अरे नहीं रे बाबा, बहुत सारा चीजें अमेंडमेंट हुआ है समय के साथ साथ, बट हाँ बेस वही रहा है, बेस वही है, बट हाँ चेंजेस होता गया है सर टाइम टू टाइम। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। अब आप लोगों को मैं ये चीज बता दूं कि मर्केंटाइल एंड कमर्शियल लॉ इंटरचेंजेबली यूज होता है। बहुत जगह में आप देखोगे कि लॉ की किताब में आपको मर्केंटाइल लॉ वर्ड दिखाई दे रहा है। तो मर्केंटाइल बेसिकली एक लातिन फ्रेज है जो कॉमर्स का ही एक लातिन नाम है, ठीक है। लातिन फ्रेज में, लातिन माने रोमन, ठीक है, रोमन फ्रेज में मार्केंटाइल वर्ड बोला जाता है, ठीक है। मार्केंटाइल कॉमर्शियल सेम बात है सर, इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, सबको इफेक्ट करता है ये लॉ, मोर सो ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री हर चीज में है। तभी तो मैं शुरू में इतना सारा बात कर रहा था, कभी अमेज़न तो कभी ओला तो कभी उबेर, हाँ, या फिर कुछ भी ले लो यार, आपके घर के सामने का कोई दुकानदार को भी ले लो तो भी चलेगा, आपके घर के सामने वाला दुकानदार को भी ले लो, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो भी चलेगा। बट मैंने कुछ बिग एग्जांपल ब्रांड नेम इसलिए यूज किया ताकि आप लोग कनेक्ट करें। इट मे बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। क्या कहता है सर? कहता है कि इट मे बी सेड दैट, ऐसा कहा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। The law relating to contract is governed by the Indian Contract Act 1872. सर ये जो वर्ड बोला है, it may be said that the contract is the foundation of the civilized world, बोल सकते हो सर, ठीक है। ऐसे इस बारे में मुझे बहुत सारा चीज याद आ रहा है, अब मैं चालू करूंगा तो शायद आप बोलोगे सर तभी बहुत मतलब थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में चलता है तो थोड़ा थोड़ा सा बोल देता हूँ। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में अगर कभी आप भारत के कल्चर को देखोगे, इंडियन कल्चर को, ठीक है, प्रॉपर इंडियन कल्चर जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो वेद के समय से या फिर उससे भी पहले, ठीक है, मतलब सृष्टि के जन्म से ही, समझ रहे हो सर, मतलब जब से सृष्टि हुआ है उसके, जब से ह्यूमन बीइंग का एक समाज में ह्यूमन बीइंग अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, सृष्टि चालू हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना द सोर्स ब्रह्मा से जिस तरह से सारा सृष्टि हुआ है, उसके बाद जैसे उसको चलना चालू किया। तो ये सब मैटर में कहा जाता है कि ब्रह्मा का एक पुत्र था जिनका नाम था दक्ष राजा, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, ठीक है, दक्ष राजा, ठीक है। ये दक्ष जो है, ये इनको बेसिकली ये बेसिकली समाज को चलाने के लिए रूल बनाता था, ठीक है, जो रूल आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है, ठीक है, आज भी, ठीक है, कि हर किसी को अपना अपना नियम फॉलो करना है, ठीक है। जिसको जो भी काम दिया गया है, ड्यूटी दिया गया है, वो अपना अपना ड्यूटी पालन करे ताकि समाज में हमेशा एक इफिशियंसी बना रहे, ठीक है, समाज में एक इफिशियंसी बना रहे। तो ये जो ड्यूटी है, ये जो रूल बना के सबको ड्यूटी दिया गया था, आज का बात नहीं कर रहा हूँ, मे बी 20,000 ईयर्स एगो, मे बी 30,000 ईयर्स एगो। तो बेसिकली तब ये जो ड्यूटी दिया गया था, तो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। ये शायद सुनने में थोड़ा कान में अलग अजीब लगेगा, लेकिन क्या है ना, हम लोग इंडियन कल्चर तो आजकल बहुत सारी चीजें फॉरगेट कर रहे हैं सर, पता नहीं क्यों, बट आपको पता होना चाहिए कि कितना साइंटिफिकली हर चीज को शुरू से बनाया गया था। इसके लिए क्या पढ़ना है सर? सिर्फ वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ठीक है, वेदांत पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह का चीजें पढ़ोगे तो शायद समझ में आएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई धार्मिक किताब के सोर्स पे नहीं, इंडियन कल्चर को समझने के लिए। डजेंट मैटर सर, किसी को इच्छा हो तो करे, ना इच्छा हो ना करे, ठीक है। बट जस्ट फॉर दी एग्जाम्पल पर्पज मैंने आपको बोला कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट जब जब किया गया है, चाहे 20,000 साल पहले हो, 10,000 साल पहले हो, 5,000 साल पहले हो, मुझे एग्जैक्टली किसी को नहीं पता वेद कब का है, किसी को नहीं पता। तो नाउ पॉइंट इज दैट कि चाहे 20,000 ईयर्स एगो या 10,000 ईयर्स एगो का सिविलाइजेशन हो, चाहे ब्रिटिश पीरियड का सिविलाइजेशन हो, चाहे आज का सिविलाइजेशन हो, सिविलाइजेशन पे हमेशा नियम बनाया गया है ताकि समाज, सोसाइटी एक तरीके से चल पाए। बात समझ रहे हो ना सर? चलो सर, अभी ज्यादा और पुराना बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर क्या क्या बात कर लेते हो आप। सर मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इट मे बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। अब इस बात का क्या कनेक्शन जोड़ूं मैं आपके साथ, ठीक है। इस बात को कनेक्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि समय समय में नियम बनाया गया है, नियम तोड़ा भी गया है, क्यों? समाज के लिए, ठीक है, फॉर द सोसाइटी। The law relating to contract is governed by the Indian Contract Act 1872, जो मॉडर्न डे में ब्रिटिश ने बनाया था, हम इसको फॉलो कर रहे हैं अभी तक। It came into force on September 1, 1872। डेट भी दे दिया,
इसका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल माने समरी बेसिकली, ठीक है, मतलब समरी भी नहीं बोलना चाहिए, प्रीएम्बल माने ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब किसी भी लॉ का एक प्रीएम्बल होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ना, हर लॉ का अपना अपना प्रीएम्बल होता है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी एक प्रीएम्बल है। क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट का प्रीएम्बल? The preamble to the act says that it is an act to define and amend certain parts of the law relating to contract and it extends to the whole of India. सर माने बहुत सिंपल है। Preamble to act says that it is an act to define and amend certain parts of the law related to contract. Contract माने, contract का मतलब क्या है सर? Contract का क्या मतलब है? Do your duty. सर क्या बात करते हो? हाँ सर, माने अगर आप किसी के साथ कोई वादा करते हो, ठीक है, तो उसको निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। समझ रहे सर? हर ये पूरा सोसाइटी चलता है वादा से, वादा निभाया, ठीक है। इसे कितना सारा हिंदी गाना है, वादा न तोड़, हाँ पुराना पुराना गाना है, नया गाना भी आया है सर, ठीक है। वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए टाइम टू टाइम चेंजेस लाना पड़ सकता है, टाइम टू टाइम उसको डिफाइन करना पड़ सकता है, यही है कॉन्ट्रैक्ट। इसी के बारे में बोला गया है और ये पूरा भारत में लागू होता है, इवन जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, जहां पर डिस्प्यूटेड है वहां पर भी लागू होता है, ठीक है। सो तब जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट हट गया, अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। वो डिस्प्यूट पॉलिटिकली कुछ रॉन्ग डिसीजन लिया गया था, वो भी हट गया। और सिक्किम गोवा वगैरह में भी सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया, ठीक है, जो बाद में भारत के साथ ऐड हुआ है, मतलब ब्रिटिश पीरियड के बाद का बात करें, मतलब मन में चल सकता है सर ये अचानक से एक्सटेंस ऑफ इंडिया क्यों आ गया, तो मैं थोड़ा बता दूं। अच्छा, द एक्ट मोस्टली डील्स विद जेनेरिक प्रिंसिपल्स। ध्यान से सुनना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये मेनली जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स में बात करता है, गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट। वही एक गाड़ी वाला गाड़ी बेच रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट, एक ह्यूमन बीइंग एक कंपनी में जॉब करने जा रहा है, बदले में सैलरी ले रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, आप सैलून में जा रहे हो दाढ़ी बाल बनाने, उसका कॉन्ट्रैक्ट। कोई पढ़ने जा रहा है टीचर के साथ, उसका कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी चीजें, सामाजिक मैटर को छोड़ के किसी भी बिजनेस मैटर का कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है, मतलब शादी ब्याह, हाँ सर, ये सब जो फैमिली रिलेशंस में है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, ये सब बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो एक्ट मोस्टली डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। द एक्ट इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 से लेकर 75 तक का सेक्शन डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। एंड सेकंड पार्ट जो है वो सेक्शन 124 से 238 का है, जो बेसिकली स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात करता है, जिसको हम लोग एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक क्लास कंप्लीट करवाया, स्पेशली सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएमए इंटर वालों के ज्यादातर ये सब डिस्कशंस हुआ है, ठीक है। बाकी फाउंडेशंस में भी हल्का हल्का नॉलेज जरूरी होता है सर। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ठीक है सर। ये सब क्या है सर? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई किसी का एजेंट बन रहा है, ठीक है, किसी का फ्रेंचाइज ले रहे हो, उसका नियम। बेलमेंट बेलर वेली रिलेशंस में बनता है, प्लेजर प्लेजी रिलेशन से प्लेज होता है। गारंटी, गारंटी फिर भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा यहाँ पर बेसिक लेवल में भी। और एडवांस लेवल डिस्कशंस जिन लोगों ने क्लास कर चुके हो बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया प्लीज कलेक्ट कर लेना अगर बाई चांस नहीं किया तो, ठीक है। मैंने रिसेंटली कवर किया ये एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, काफी डिटेल्स में मैंने चर्चा किया। हर किसी को, इवन फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूंगा आप लोग जरूर एक बार गो थ्रू करके रखना, क्योंकि ये हल्का हल्का सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन मेनली ये एडवांस पार्ट। तो अभी मेन फोकस करते हैं सेक्शन 1 से लेके 75, ठीक है, जो बेसिकली बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लेवल है और बहुत ही जरूरी बातें हैं, जो बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स में बात करते हैं। और 124 से लेके 238 जो है वो स्पेशल मैटर में बात करते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये सब स्पेशल मैटर क्या होता है, ठीक है। ऐसे किसी को अगर समझ में नहीं है कि इंडेमनिटी क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। इंडेमनिटी बेसिकली लॉस के ऊपर बेस करके होता है। से फॉर एग्जांपल कि इंश्योरेंस कंपनीज को इंडेमनिटी के ऊपर बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। या फिर कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट वाले एक्सीडेंट के बदले कुछ आपको इंडेमनिफायर का कॉन्सेप्ट, मतलब क्षतिपूर्ति, ठीक है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं क्षतिपूरण, ठीक है। तो कैसे क्षतिपूर्ति करना है, कैसे क्षतिपूरण देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है सर?
ठीक है, बंगाली में बोलते हैं क्षतिपूरण, हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडेमनिटी और इंडेमनीफाई और इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफी। इस तरह से इसको बोला गया है। तो अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे इंश्योरेंस में कभी आग लग गया तो कैसे इंडेमनीफाई किया जाएगा, उसको कौन किसको देगा, कैसे पेमेंट होगा, तो वेरियस काइंड्स ऑफ एडवांस लेवल डिस्कशंस। ठीक है, चलो ठीक है, जब आएगा समय बताऊंगा लाइव क्लास में। और जिनका भी रिसेंटली एग्जाम है सामने, वो प्लीज ये सब टॉपिक मेरे से कवर कर ले बैकअप लेके। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying on their business contract. मतलब आज की डेट में बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक ही बिजनेस के अंदर एक ही दिन में एक कुछ सेकंड्स में हो रहा है। There is the most usual method of defining the rights and duties in a business transaction. This branch of law is different from other branches of law in a very important aspects. It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect or enforce. Instead, it contains a number of limiting principles subject to which the parties may create rights and duties for themselves. And basically, ये जो particular law है, इसमें बहुत सारा rights and duties के बारे में prescribe नहीं किया गया, या कितना protection मिलेगा, या कौन सा law कहाँ apply होगा, ये mainly focus नहीं किया है, बल्कि ये फोकस किया गया है नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू विच द पार्टीज में क्रिएट राइट, मतलब क्या क्या राइट क्रिएट कर सकते हैं, अधिकार, क्या क्या ड्यूटी करना पड़ेगा, यही सब चीजें नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया है, जो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ legally enforceable valid contract in addition to dealing with certain special type of contractual relationship, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। It basically defines the circumstances. Circumstances माने situations in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them. Promises made by them. Promise माने, अरे बोला ना अभी गाना सुनाया, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग वादा करते हैं, कुछ लोग उसको निभाते हैं, है ना। अगर किसी दुकानदार से कोई डील करके आए हो, ठीक है, कि भाई तुम्हारा गाड़ी तुम इतने दाम पे मेरे को बेचना, अब कुछ दिन बाद तुम उनके पास गए, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, फिर तुमने देखा गाड़ी ही नहीं है, तुमको नहीं दिया, किसी और को दे दिया, मतलब क्या हुआ, वो वादा नहीं निभाया। तो वादा निभाना जरूरी है ना, प्रॉमिस को निभाना जरूरी है, यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेन पर्पस है। इट्स बेसिकली डिफाइन द सर्कमस्टेंसेस in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them. ठीक है, लीगली मतलब वो नॉर्मल भी देखो, नॉर्मल भी हमें, हमारा जो करंट समाज है, थोड़ा सा आप लोगों को साउंड थोड़ा अलग लग सकता है, बट सर ये पूरा सोसाइटी ना एक बिलीफ सिस्टम पे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भी ये बिलीफ टूटता है तो हम लोग बोलते हैं कि अब वो दिन नहीं रहा, जमाना बदल गया है, आजकल कोई किसी का बात नहीं सुनता, ऐसा बात करते हैं ना हम लोग। सब देखना, बड़े लोग ज्यादा बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग, समय बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अभी का इंसान ऐसा नहीं है, पहले का इंसान में था, ऐसे बोलते काफी लोग। तो वही बात है सर, कुछ चीजें सोसाइटी में नॉर्मली बाय डिफॉल्ट होता था, बट जब वो सब चीजें फॉलो नहीं होता है, अब क्या हो ना, तब लॉ बना के बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक समय था जब शायद लोगों को पता था कि रास्ते में थूकना नहीं चाहिए, ठीक है, जब देश डेवलप था, लेकिन आजकल लोगों को देखो कहीं भी थूक देता है, अब फिर लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है, लोकल लॉ, यहाँ मत थूको, प्लास्टिक यहाँ वहां ना गिराओ, लॉ बना के लोगों को बोलना पड़ता है, करोगे तो फाइन लगेगा, समथिंग लाइक दैट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रोमिसेस है क्या नहीं है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं ये पूरा बैकग्राउंड दे रहा था कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों पढ़ाई करना है, और बेसिक कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। This unit refers to the essentials of a legality enforceable agreement or contract. It sets out rules for the offer, acceptance and revocation thereof. ठीक है, मतलब रूल क्या है ऑफर का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का, ठीक है। It states the circumstances when an agreement is voidable or enforceable by one party only, and when agreements are void, that is not enforceable at all. माने सर ये पॉइंट क्या मतलब क्या है, कहता है कि when an agreement is voidable or enforceable by one party only, and when agreements are void. सर void और voidable माने क्या होता है, सर void माने कैंसिल, और voidable माने कैंसिल नहीं है, कैंसिल भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, मे भी कैंसिल हो जाएगा, मे भी कैंसिल्ड और एक्सेप्टेड,
कैंसिल्ड भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यही बोला ना सर, व्हेन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल और एनफोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली, मतलब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होते हैं। बात समझ रहे हैं ना सर? मानो एक्स एंड वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स बोल रहा है कि भाई मैं अपना कंप्यूटर तुम्हें बेचना चाहता हूँ, कंप्यूटर सेल करना चाहता है वाई को, वाई बोलते हैं ठीक है मैं खरीद लूंगा। अगर दोनों राजी है, ठीक है, अगर दोनों पार्टी राजी है, मतलब फिर से एक गाना याद आ गया, गाना नहीं एक, हाँ ये भी गाना ही है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये बहुत ही फेमस गाना है, अगर मे भी आप लोग सुने नहीं होंगे, बट पुराने जमाने के मूवीज में ये सब गाना होता था। सर आप क्या ओल्ड फैशन हो सर, आप जो समझे, फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड फैशन न्यू फैशन क्या फर्क पड़ता है सर, गाना का लाइन याद आया बोल दिया। तो बेसिकली एक्स एंड वाई दोनों राजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, माने मेरा कहने का मतलब है एक्स भी चाहते हैं अपना कंप्यूटर बेचे, वाई भी चाहते हैं कंप्यूटर खरीद ले, ठीक है, जो भी प्राइस फिक्स हुआ है, मे बी 10,000, मे बी 50,000, मे बी 1 लाख, मे बी 1 करोड़, वट एवर बी दी वैल्यू। अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैलिड है। लेकिन मानो एक्स चाहता है कि 10,000 में वाई को बेचे, बट वाई नहीं लेना चाहता, और एक्स अभी जबरदस्ती कर रहा है कि भाई लेना पड़ेगा, एक्स वाई को जबरदस्ती फोर्स कर रहा है लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा माने लेना पड़ेगा, 10,000 से लेना ही पड़ेगा, जबरदस्ती गुंडा कर दी, होता है ना सर, कट्टा दिखा के, कट्टा माने देसी बंदूक, हाँ सर, अपने बिहार यूपी में बहुत चलता है, ठीक है, देसी बंदूक दिखा के, मैंने देखा सर, कभी तो देखा नहीं, बट जिस मूवी में जैसे बोलते हैं, ठीक है, मिर्जापुर, ऐसे मूवी नहीं बनाना चाहिए, परसेप्शन गलत हो जाता है, जगह अच्छा हो रहा है फिर भी लगता है कि जगह खराब है, ये सब मूवी बंद कर देना चाहिए। सर चलो, सर वो तो एंटरटेनमेंट है सर, फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें बदल गया है सर समय के साथ साथ, क्या है ना, फिर भी मूवी में चलता है ये सब दिखाने से, नेगेटिविटी बहुत खाता है लोग, मतलब लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा देखो, एक्स वाई को जबरदस्ती कर रहा है कि भाई नहीं आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वाई के भी से वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब एक पार्टी तो ठीक है, एक्स तो बेचना चाहता है बट वाई लेना नहीं चाहता, तो एक पार्टी की तरफ से ये वॉइडेबल कॉन्सेप्ट में जाएगा। अब फ्यूचर में बात कोर्ट में जा सकता है, पुलिस थाने में जा सकते हैं, लोकल पंचायत सरपंच के पास जा सकता है, तो ये वॉइडेबल सिचुएशंस में जाएगा। अब फिर से वाई को पूछा जाएगा क्या तुम राजी हो, मानो कि बाद में वाई राजी हो गया, तो वॉइडेबल कंडीशन से वो वैलिड हो गया कोर्ट में। या फिर वाई ने बोला नहीं नहीं मैं राजी नहीं हूँ, मेरे को जबरदस्ती बेचा जा रहा था, तो फिर वो वॉइडेबल था, वॉइडेबल, तो वॉइडेबल फ्रॉम दी बाय वन पार्टी ओनली, मतलब वाई की तरफ से वॉइडेबल, जो एग्रीव्ड है, जिसको लूटने का कोशिश किया जा रहा है, जिनको जबरदस्ती किया जा रहा है, ये सब मैं आगे आगे बोलूंगा सर, क्वार्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ पर 2 पॉइंट था, लाइन था, मैं थोड़ा बता दिया, ठीक है। सो व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल और इन्फोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली, तो उसको वॉइडेबल बोलते हैं। या फिर जब टोटली वॉइड हो जाए तो कभी भी उस पर एनफोर्स नहीं किया जा सकता, एनफोर्स माने लागू करना, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं सर, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए तो आगे वो बात बनेगा ही नहीं, सिंपल बात है। सर आप चलो एक एक करके हर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अच्छा प्लीज टेल मी, क्लियर हो रहा है सबको? हेलो सर, बोलो सर, Yes, sir. बेसिक चर्चा चल रहा था, समझ में आ रहा है ना? है सर। Yes, sir. व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहाँ बोला गया है? सर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है सर? ये डिफाइन करता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल बात। 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। सर एग्जाम के लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे सब्जेक्टिव हो एग्जाम आपका, चाहे ऑब्जेक्टिव हो आपका एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है? ऑब्जेक्टिव में तो और मुश्किल, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, और सब्जेक्टिव में ये मुश्किल है कि जब आप लिखोगे आंसर तो सेक्शन मेंशन करके आंसर लिखना पड़ता है। तो चाहे एग्जाम सब्जेक्टिव हो, चाहे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के हो, यू हैव टू नो बोथ दीज थिंग्स, ठीक है। इसीलिए सेक्शन को याद करके ही पढ़ना है। सर सेक्शन अगर याद नहीं होगा तो कैसे सेक्शन याद करने का तरीका बताओ? सर तरीका तो एक ही है, दिल लगा के पढ़ो, और
लिख के पढ़ो और हैंडराइटिंग को थोड़ा बेहतर करो, बस इतना ही बोलूंगा, और इंग्लिश को थोड़ा सा डेवलप करो। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा देखो सर कितना सुंदर बोला है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट क्या है? तब जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलता है, जिसको मैंने नाम दिया, गाना गाया ना सर, सर मेरा गाना जो है ना वो गाने के लिए नहीं है, वो एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी ना कोई सिंगर हूँ सर जो मेरा गाना कोई सुन। मैं जो भी गाना बीच बीच में कभी बोलता हूँ तो बेसिकली फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है माने एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट जब किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के थ्रू से जब उसको लीगली बाइंड कर दिया जाता है, तो सिंपल बात है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया। तो सिंपल बात है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट का तो एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक एग्रीमेंट और एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मैं ऑलरेडी बता दिया। लेकिन अभी एग्रीमेंट के बारे में लॉ क्या कहता है थोड़ा सा, सेक्शन में सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट को डिस्कस करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, सर जब भी कोई, जो लोग पहली बार लॉ पढ़ रहे हो उनके लिए बोलो, सेक्शन ऐसे दिया जाता है, जो भी सेक्शन का नाम है और जो ब्रैकेट में दिया जाता है उसको सबसेक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर और एक ब्रैकेट दिया जाए तो उसको क्लॉज बोलते हैं, यहाँ पर है नहीं, आगे मिलेगा आपको। अगर उसके बाद भी एक ब्रैकेट निकले तो उसे सब क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। अब कोई बोलेगा सर कि हम तो ब्रैकेट बोलेंगे, अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ब्रैकेट ई, ठीक है, कोई कोई ऐसे बोलते हैं सेक्शन 2 ब्रैकेट ई, चलेगा, कुछ भी बोलो सर, बात समझने में मैटर है। अब कोई बोलेगा सर सेक्शन क्यों दिया जाता है? सर इतना सारा चीज लिखा गया है ना लॉ की किताब में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, चाहे कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक्ट उठा लो, इतना सारा पॉइंट को एक तो नंबरिंग तो देना है, अब वही नंबरिंग है ये, ठीक है, सेक्शन करके उसको एकदम एक, मतलब क्या बोलूं सर, जैसे दीवार में छपा दिया, ठीक है, छाप दिया दीवार में कि भाई इस सेक्शन में बोला है, ठीक है, इस सेक्शन में बोला है, तो बस वही है। इसीलिए सेक्शन लॉ में बहुत जरूरी होता है। कोर्ट में जब लड़ाई चलता है, कभी कोर्ट में मूवी तो देखे होंगे, रियल कोर्ट अगर कभी नहीं गया है कोई, ठीक है, अगर कोई एलएलबी पढ़ता है तो जरूर उसको आगे आगे जाने को मौका मिलेगा, बट अगर एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम लॉ रिलेटेड मूवीज वगैरह आजकल काफी अवेलेबल है मार्केट में, है ना सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी, वहां पर भी देखो, देखना हर चीज में सेक्शन को उठा के बात करते हैं कि इस सेक्शन के तहत, उस सेक्शन के तहत, सेक्शन इतना जरूरी है सर, क्योंकि जब भी किसी मुद्दे पे बात करना है, किसी मुद्दे को प्रूफ करना है लॉयर को, या फिर जज को कोई जजमेंट देना है, तो सेक्शन उठा के ही बात करेगा। समझ में आ रहा है सर, इसलिए सेक्शन हर चीज में जरूरी होता है। एग्रीमेंट के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन ई कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस या एक साथ बहुत सारा प्रॉमिस, चाहे सिंगुलर प्रॉमिस हो या प्लूरल प्रॉमिस हो, ठीक है, एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन क्या होता है सर? कंसिडरेशन माने समथिंग, बोलो, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, थैंक यू सर, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है, समथिंग फॉर समथिंग, ये होना बहुत जरूरी है सर लॉ में। विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, आगे चर्चा करूंगा सर कि कब विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग फॉर समथिंग, जैसे मैं आपको ओला उबेर का बात कर रहा था, जब आप उबेर का कैब बुक कर रहे हो या ओला का कैब बुक कर रहे हो, तो आप कैब में जब उठ रहे हो, ठीक है, तो कैब वाले आपको मानो हावड़ा पहुंचाएगा, ठीक है, या एयरपोर्ट पहुंचाएगा, तो आप हावड़ा जाओ ट्रेन पकड़ने के लिए, एयरपोर्ट जाओ फ्लाइट पकड़ने के लिए, कैब में चढ़ के आप जा रहे हो, ये आपका कंसिडरेशन है कि कैब वाले आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। तो योर कंसिडरेशन इज कैब में चढ़ने का सुविधा और टाइम पे पहुंचने का सुविधा। और कैब वाले का कंसिडरेशन क्या है? आप जो भाड़ा उनको दोगे, फेयर, है ना, वो उसका फीस है, मतलब बेसिकली फीस नहीं बोलते, फेयर बोलते हैं, पैसा तेरा कितना ना। कैब वाले को दो तो फेयर हो जाता है ना, टीचर को दो तो फीस हो जाता है, मंदिर में दो तो दक्षिणा बन जाता है, हाँ सर, पॉलिटिकल पार्टी को दो तो डोनेशन हो जाता है,
भिखारी को दो तो वो भी डोनेशन है, या फिर बहुत सारे नाम है सर, ठीक है। जितना अलग अलग एरिया है पैसा का नाम बदल जाते हैं। चलो, पुलिस को दो तो पुलिस का जो घूस वगैरह चलता है ड्राइव हो जाता है, पैसा तेरा कितना नाम। सो व्हाट एवर आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि कैब में चढ़ना आपका कंसिडरेशन, टाइम पे पहुंचना और कैब में चढ़ना, दैट इज योर कंसिडरेशन। और कैब वाले का कंसिडरेशन है जो पेमेंट आप उनको करोगे वो उनका कंसिडरेशन। ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन शुड बी देयर। बिना कंसिडरेशन का दुनिया में कुछ भी नहीं होता है सर। हर चीज के पीछे, जैसे इसको फिलोसॉफी में बोलते हैं, फिलोसॉफी समझते हो सर, ये एक सब्जेक्ट है अलग, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट इतना बोलूंगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज ऑलवेज देयर। इसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में ऐसे बोलते हैं, कार्य एंड कारण का रिलेशनशिप शुड बी देयर। लॉ में इसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन शुड बी देयर, ठीक है, दोनों पार्टी की तरफ से। आपका प्रोडक्ट अमेजन में बिकेगा तो बिक जाएगा, अमेजन के थ्रू से आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ये आपका कंसिडरेशन है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा अमेजन की तरफ से। सर अमेजन को क्या मिलेगा? योर प्रोडक्ट सेल इज योर कंसिडरेशन। अमेजन में आपका प्रोडक्ट सेल होगा, बदले में आपको पेमेंट मिलेगा। से फॉर एग्जांपल आपने मानो ये टी शर्ट डिजाइन किया और अमेजन के थ्रू से बेच रहे हो। इस टी शर्ट का मानो दाम है 3000 टका, ये 3000 टका आपको मिलेगा। ये टी शर्ट सेल हो जाएगा तो 3000 टका इज योर कंसिडरेशन। अमेजन को क्या मिलेगा? अरे बोलो ना। कमीशन। थैंक यू। सिंपल। हो सकता है कि इस 3000 टके के प्रोडक्ट में 5% कमीशन, ठीक है, तो 5% अमेजन को मिलेगा, मे बी 30 रुपीज, मे बी 40 रुपीज, डिपेंड करता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जो लोग अमेजन में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या करने का कोशिश कर रहा है, वो आइडिया करके जरूर मुझे बता सकते हो कि क्या चल रही है, ठीक है। आइडिया लगाओ, पता लगाओ। इफ नो आइडिया देन गेट आइडिया, इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल थिंग सर। जब आइडिया किसी चीज में ना हो तो गेट आइडिया सर। सर आई होप यू अंडरस्टैंड, कंसिडरेशन इज एवरीवेयर, हर चीज में कंसिडरेशन। सो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। To have an insight into the definition of agreement, we need to understand promise. अगर आपको एग्रीमेंट समझना है तो प्रॉमिस समझना हो। सर क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, माथा खराब कर देते हो सर। मैं नहीं, लॉ। देखो सर, देखो, माथा खराब का कुछ बात ही नहीं है। जानना है, समझना है, इच्छा रखना चाहिए, दिल से समझना चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं। सर ये कौन सा प्रॉमिस सर? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देते हैं, फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ पर बिजनेस प्रॉमिस का बात कर रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाला प्रॉमिस नहीं। बट प्रॉमिस का मतलब हर केस में सेम ही है, वही बात, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी डिफाइंस प्रॉमिस एज व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto। assent माने अपना ओपिनियन। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And proposal when accepted becomes a promise. सर क्या हुआ बात? आसमान से टपका खजूर पे लटका, ऐसा हो गया क्या? हाँ सर। When the person to whom the proposal is made, मतलब आप जिसको proposal दे रहे हो, क्या आज डिनर पार्टी चले? हाँ हाँ, समझ रहे हो सर बात? When the proposed person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। अच्छा, लॉ में कोई जातिवाद नहीं है सर, मतलब मेल फीमेल वाला बात नहीं सर। हीज क्यों बोला मतलब लड़का होगा, ऐसा ना सोचे। हाँ, लॉ में हीज हर सब सेम होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है, जो एडवांस लेवल लॉ है सर। थोड़ा सीए एग्जीक्यूटिव वाले को पढ़ाया जाता है, सीए में, सीए इंटर, सीए में फाइनल में पढ़ा जाता है। तो उसमें बोला गया है सर, हीज को हार पढ़ सकते हैं हम लोग, हार को हीज पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा ना सोचे कि सर इसमें हीज लिखा हुआ है मतलब जरूर लड़का वाली बात है।
हाँ सर, एकदम एकदम कोई मतलब मेल डोमिनेशन फेमिनिज्म ऐसा एकदम आवाज ना उठाए प्लीज। अच्छा, so when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, अपना जब भी ओपिनियन देता है द प्रोपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर वो हाँ करता है, प्रोपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं कि प्रॉमिस, यस मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। सर ऐसा वाला प्रॉमिस का बात नहीं कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें मेरा प्रोडक्ट जो है सेल करूंगा इस दाम पे इस डेट पे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये पर्टिकुलर सर्विस इस टाइम के अंदर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर मानो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, जैसे गवर्नमेंट रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई कितना दाम पे रोड बना के दोगे, हाईवे बनाना है तो कितना समय लगेगा, हाँ नेशनल हाईवे बन रहा है कितना समय लगेगा, ना 5 साल लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ना 5,000 करोड़ का खर्चा पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं करके दूंगा। ठीक है, तो प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है सर, अलग अलग प्रॉमिस बता देंगे अब आपको जैसा ठीक लगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस, क्या क्या पॉइंट यहाँ पर यहाँ से बनता है, सर देखो ध्यान से देखो हर चीज समझ में आएगा। when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, जब person को proposal दिया जा रहा है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, जो भी proposal उनको किया जा रहा है, the proposal becomes accepted, जैसे ही proposal accepted हो जाता है, an accepted proposal becomes a promise, और जैसे ही proposal accept हो गया वो promise बन गया। thus we say that agreement is in the result of the proposal, agreement क्या है, proposal का ही result है। we say that, thus we say that, इसलिए हम लोग कहते हैं कि agreement is the result of the proposal made by one party to the other and that other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration, फिर जो भी करेगा म्यूचुअल कंसिडरेशन के तहत करेगा, मतलब बदले में मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज ये बिजनेस है। आजकल तो पर्सनल लाइफ भी बदले में चलता है। हाँ, आजकल तो इंसान का पर्सनल लाइफ भी मतलब ऐसा हो गया है सर, मतलब खराब लगता है सुनने में थोड़ा, पर्सनल रिलेशन में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, मतलब वो कंसिडरेशन होना चाहिए बट नॉट बाय पेपर और पेन। ठीक है, ये दिल से होना चाहिए। बट जो भी हो आजकल वो पर्सनल रिलेशनशिप में भी हर चीज बिजनेस जैसा हो गया, बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो भी हो बिजनेस में तो बनता है सर बात, बिजनेस में ये बात एकदम जायज है, बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको मेरा प्रोडक्ट सेल करूंगा बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको कैब करके हावड़ा छोड़ के आऊंगा बदले में मुझे क्या मिलेगा। मेरा आजकल क्लाउड किचन का जमाना है सर। हाँ, आपका रेस्टोरेंट ना हो के भी आप क्लाउड किचन बना सकते हो ना, आप लोग सब जानते हो, मेरे से ज्यादा एडवांस हो आप लोग। क्लाउड किचन आप अपने घर में ही बना के बेचो ना, क्लाउड किचन हो जाएगा और क्या। मतलब रियलिटी आप कहीं पर हो नहीं पर आपका खाना सबको पसंद आ रहा है, दैट इज लाइफ। सिंपल मतलब तो यही है। The accepted proposal becomes a promise. Thus we say that agreement is the result of proposal made by one party to other party and that other party gives its acceptance thereto to course of mutual consideration. तो फिर एग्रीमेंट का क्या मतलब निकला, आप ऐसा भी बोल सकते हो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल अगर ना होता तो शायद कुछ भी ना हो। प्रपोजल और ऑफर को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, मतलब वही में से कि प्रपोजल और ऑफर इज द सेम थिंग, तो डिपेंड करता है कि कब किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है। एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ के बारे में कहता है एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच मींस ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ उसको बांध देता है। ठीक है, माने आपको करना होगा नहीं तो कोर्ट में केस हो जाएगा। Thus from the above definition it can be concluded that contract equals to, क्या इक्वेशन निकल रहा है, देखो इक्वेशन बन गया, एकदम मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन बना सर, लॉ में मैथ्स का सुगंध आ रहा है, लॉ में मैथ्स का सुगंध आ रहा है। कैसा सुगंध, देखो ना इतना सारा बात करके मैथमेटिकल प्रूफ चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड प्रपोजल और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एक्सेप्टेड प्रपोजल और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो सर, बात समझ में आया आप लोग, कोई डाउट है क्या, टेल मी, किसी के मन में कोई संदेह। हाँ सर,
बोलो सर, कोई संदेह है तो बोलो। স্যার লাস্টে যেটা বললেন আরেকবার রিপিট করুন। কোন পয়েন্টটা মাঝখানে বল? কথাটা কেটে কেটে গেছে। আচ্ছা, আমি লাস্টে এটা বলেছি कि কন্ট্রাক্ট ইকুয়ালস টু অ্যাকসেপ্টেড প্রপোজাল প্লাস और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। আমি বললাম কি लॉ में मुझे मैथ्स का सुगंध आ रहा है, মানে ইকুয়েশন है ना স্যার। আরে এটা একটা ইকুয়েশন হয়ে গেল না। এই কন্ট্রাক্টের মানে হচ্ছে যখন কোনো প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট হবে বা কোনো এগ্রিমেন্ট অ্যাকসেপ্ট হবে আর সেটাতে যখন এনফোর্সিবিলিটি অফ ল হয়ে যাবে তখনই ওটাকে আমরা কি বলবো? কন্ট্রাক্ট বলবো। ব্যাস এই বললাম আমি। ঠিক আছে? আরে বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছে। ব্যাস এই। तो ऑन इलाबोरेटिंग द above two concept, अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट करते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट कॉन्ट्रैक्ट comprises of an agreement which is a promise or set of reciprocal promise, which is a promise or set of reciprocal, मतलब opposite promise। तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। That a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract। Section 2 subsection H requires an agreement capable of being enforceable by law before it is called contract। where parties have made a binding contract, they created rights and obligation between themselves। सर माने समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे तो हर माने समझ में आ जाएगा। क्या माने हैं? ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख। एग्रीमेंट कर रहा है बी के साथ कि मैं अपना गाड़ी तुमको 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। मैं अपना गाड़ी आपको 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? ए बोल रहा है। किसको बोल रहा है? बी को बोल रहा है। क्या बेचेगा? गाड़ी बेचेगा। क्या दाम पे? 2 लाख पे। Here A is under an obligations। अगर A एग्री कर रहा है B को बेचेगा तो A ऑब्लिगेटेड हो जाएगा कि B को कार दे, और B हैज द राइट टू रिसीव द कार, और B के पास गाड़ी रिसीव करने का राइट आ जाएगा और बदले में 2 लाख भी देना होगा। गाड़ी का राइट तभी आएगा जब उसको वो पेमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। कार का राइट तभी आएगा जब B पेमेंट करेगा। सिंपल बात है ना। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो राइट जनरेट नहीं होता है। एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशंस। अच्छा, बी का ऑब्लिगेशंस क्या है कि पे करना होगा 2 लाख टू ए, एंड ए हैज राइट टू रिसीव 2 लाख, और ए के पास भी राइट आता है 2 लाख लेने का, लेकिन ए का राइट तब आएगा ना जब वो बी को गाड़ी देगा। सिंपल बात है। ए बी को गाड़ी देगा तभी वो पेमेंट रिसीव करने का बात करेगा, और बी ए को पेमेंट करेगा तभी वो गाड़ी का राइट मिलेगा उसको। सिंपल बात है, रेसिप्रोकल। तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। हेलो, एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी। সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? অসীমা, বুঝতে পারছি। আয়ান, পারছে তো? Yes sir. ওকে সোমনাথ, Yes. শুভজিৎ, নীল, সাহিল, Yes. संपत तथा क्लियर ना सबको? नयनी, पिंकी? हाँ सर। ओके सर, Yes, सिंपल sir. है। सब सिंपल पॉइंट्स है। अभी हम लोग सिंपल पॉइंट में बात कर रहे हैं, बट यही सिंपल चीज आगे आगे कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। क्यों? कॉम्प्लेक्स तो होना ही चाहिए ना, हर चीज में लेवल अप होता है, तो यहाँ पर भी लेवल अप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो लेवल अप होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेस वीक हो जाएगा तो आगे जाके एडवांस कॉन्सेप्ट समझ में या तो आएगा बट प्रॉपरली नहीं, या फिर नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस एजुकेशनल वर्ल्ड। बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इन एवरी फील्ड, हर चीज में। फादर promises his son to pay him pocket allowances। ध्यान से सुनना। Father promises his son to pay him pocket allowances of ₹500 every month, but he refuses to pay later। पापा ने बच्चा को बोला कि बेटा तुमको हर महीने 500 टका दूंगा, और बदले में पापा देना बंद कर दिया। तो बोलो, क्या बच्चा यहाँ पर पापा से ये क्लेम कर सकता है और कोर्ट में जा सकता है? Not enforceable by law, sir. Social agreement. थैंक यू आयन, वेरी गुड सर। किसको लग रहा था सर हाँ बच्चा का मतलब बच्चा कोर्ट में जा सकता है?
हाँ, या पुलिस थाने में जाके बोलेगा कि पुलिस मामा, मेरा पापा मेरे को 500 टका हर महीना देने का वादा किया था, अब नहीं दे रहा। हाँ सर, ये जो बात है, ये बात बेसिकली एक सोशल एग्रीमेंट का है सर, सामाजिक विषय। ठीक है, अब जब सामाजिक मैटर आ जाता है ना, तब उसमें आप लॉ, बिजनेस लॉ को ना लाओ सर, तो ही अच्छा है। The son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement, because this is not an enforceable by law. Very good, sir. This is not created with an intention to create legal relationship. Legal relationship create करने के लिए इसको नहीं बनाया गया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बच्चा का पापा का बच्चे को पेमेंट करने का जो बात था, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिकॉज ये कोई बिजनेस थोड़ी है कि ठीक है तुमको हर महीने 500 टका देंगे। कोई कमीशन एजेंट है क्या कि हर महीने 500 टका देंगे? 500 भी दे सकता है सर पापा, 5 करोड़ भी दे सकता है पापा, हाँ, और कुछ भी नहीं दे सकता है पापा। So law of contract deals with only such legal obligations which has resulted from agreements, and such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of contract. कुछ चीजें हैं जो आपको मैं आगे आगे बोलूंगा, जो परव्यू मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, आप देखो, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। सर ये वाइफ एंड चिल्ड्रन को मेंटेनेंस का क्या बात है सर? बंगाली में हम लोग इसको कॉर्पोस बोलते हैं, कॉर्पोस, ठीक है, कॉर्पोस बोलते हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट बेसिकली ऐसा बात है सर कि बेसिकली डिवोर्स केस में ऐसा होता है। ठीक है, समाज में ये सब प्रॉब्लम होता है ना, डिवोर्स हो जाता है, तो फिर वाइफ कहाँ जाए सर? तो अगर वाइफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है या कुछ करते नहीं है, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ बताते हैं कि अगर माँ और बच्चा, इनका देखभाल कौन करेगा? हस्बैंड अगर वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं तो फिर डिवोर्स दे सकते हैं सिचुएशन वाइज। इतना आसान नहीं है डिवोर्स पाना, हमारे देश में लॉ इतना कमजोर नहीं है कि बात बात में डिवोर्स दे दिया करें। लेकिन फिर भी अगर कोई सिचुएशंस बिल्कुल नहीं बन रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, तो फिर कोर्ट ऐसे डिसीजन देता है कि भाई आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं था सर, ये मैरिज एक्ट के अंदर या फिर ये सब दूसरे लॉ में डिस्कस किया गया। ठीक है, सिविल सूट के अंदर आ गया सर। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ चिल्ड्रन एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशंस एंड सो आउट ऑफ स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये अलग चीज है, किसी के मन में अगर आ भी रहा था तो शायद जवाब मिल गया। ठीक है, ये दूसरे लॉ में बात करते हैं सर, ये हमारा बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है। LLB पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो अभी LLB में बात नहीं करेंगे, हम लोग बिजनेस लॉ में फोकस करते हैं। CS CMA में हम लोग हर चीज बेसिकली बिजनेस रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है सर? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब वही बात, तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, तुम मुझे कंप्यूटर दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे मोबाइल बेचो मैं तुम्हें पैसे पेमेंट करूंगा, या फिर तुम मेरे प्रोडक्ट बेच दो, तुम मेरा खाना बेच दो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, कुछ भी। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा हूं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, बदले में कोई कुछ करेगा। जैसे जोमेटो रेस्टोरेंट वाले का खाना पहुंचाता है ना, बदले में जोमेटो को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। एक प्लेट पालक पनीर, एक प्लेट पालक पनीर भले ही किसी को पसंद हो ना हो, या फिर एक प्लेट पुलाव, ठीक है सर, लग रहा है आपको खाने का मन हो गया, ऐसे ही सोच रहे हो आप? पता नहीं सर, खाने का मन हुआ कि नहीं पता नहीं, बट हाँ अच्छा लगता है। पालक पनीर पुलाव आपने ऑर्डर दिया, कोई समथिंग रेस्टोरेंट से यही प्रोडक्ट आपके घर पे जोमेटो वाले पहुंचा देगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से जोमेटो वाली ये खाना आपको पहुंचा देगा। तो बड़ा सिंपल सा बात है सर, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। दुकानदार का
जोमेटो क्या करेगा, किसी रेस्टोरेंट का खाना पहुंचाने का वादा करता है, ठीक है, बदले में रेस्टोरेंट वाले जोमेटो को कमीशन पे करेगा। अगर पालक पनीर और पुलाव का दाम पड़ता है 500 टका, 500 रुपीज, देन आउट ऑफ 500 जोमेटो कुछ पैसा रखेगा, बाकी पैसा रेस्टोरेंट वाले के पास आएगा। तो सिंपल बात है सर, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, बदले में कुछ होना चाहिए, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर। एनी एमी कुछ नहीं होगा, एमी एमी মানে এমনি এমনি, এমনি এমনি কিছু হবে না, বদলে কিছু একটা হতে হবে, মানে समझ में आ रहा है सब, एमी एमी कुछ नहीं होगा, बदले में कुछ होना चाहिए, ठीक है। एमी 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 মানে এমনি এমনি, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, सर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। इसी एग्रीमेंट में जब लीगलिटी आ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्कोप, सर इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल। एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होता है, सोशल नहीं होता। It is used in a narrow sense with the specification that contract is only legally enforceable agreement. जिस एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स किया जा सकता है सिर्फ उसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो मे बी सोशल एग्रीमेंट है, और सोशल एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सोशल एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल होना जरूरी है, जो बिजनेस पे लीगलिटी करे। लीगल ऑब्लिगेशंस की तरफ देखो, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। हर एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशंस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। एग्रीमेंट हो गया मतलब ऐसा नहीं कि ऑलवेज पार्टी को राइट मिल गया, नो सर। राइट ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, एग्रीमेंट नहीं। नेसेसरीली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। हर पार्टी को कुछ ना कुछ राइट देता है। राइट माने अधिकार। एग्रीमेंट में अधिकार नहीं आएगा आपको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार आएगा। जैसे मैं आपको रेंट एग्रीमेंट का बात कर रहा था। आप अगर कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके रहना चाहते हो, सिंपल बात कर रहा हूं मैं आपको, तो अगर वो एक बेसिक एग्रीमेंट के तहत बन रहा है कि एक नॉर्मल एग्रीमेंट है, चलो रह लो और भाड़ा दे देना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बस एक एग्रीमेंट बना के आप घर पे रहना चालू कर दिए। अब मानो कि जो टेनेंट है और जो ओनर है घर का, ओनर टेनेंट को बोल रही कि भाई घर छोड़ो, टेनेंट बोल रहे नहीं घर नहीं छोड़ेंगे। अब ये डिस्प्यूट में राइट किस कैसे मिलेगा? अगर सिंपल एग्रीमेंट है तो राइट क्रिएट करना मुश्किल है, लेकिन उसी चीज को आप कॉन्ट्रैक्ट में बदल दो। कॉन्ट्रैक्ट पेपर के तहत आप एक एग्रीमेंट साइन करवा लो, नोटरी करवा लो, रजिस्ट्रेशन फीस भरवा दो, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंदर आपका सब कुछ लीगल हो गया, अब ये लीगली एनफोर्सेबल हो गया। अब आगे कोई भी कुछ भी बदमाशी करेगा, सिंपल बात है, वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके जाओ, पहुंचा दो कोर्ट में, कोर्ट डिसीजन दे देगा। सिंपल बात है, राइट क्रिएट होता है, राइट क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज राइट क्रिएट करता है, बट एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, मे नॉट। ओके, नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होना ही पड़ेगा सर। बिना एग्रीमेंट में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तो पॉसिबल नहीं है, बट एग्रीमेंट होने से ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ सर, एग्रीमेंट में ऐसा हो जरूरी नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो जरूरी है। समझ में आ रहा है सर? एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो ये तो मैंडेटरी है, होना ही पड़ेगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गया? प्लीज टेल मी, बोलो सर। কিরে বোঝা গেছে? पॉइंट क्लियर हुआ सर? Yes, sir. सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियलिटी है, जरूरी बात है। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या जरूरी चीज, चलो फटाफट जान लेते हैं। देरी किस बात की? एज गिवन बाय द सेक्शन 10, सर अगेन सेक्शन याद रखना है, एज गिवन बाय सेक्शन 10 एंड नॉट गिवन बाय सेक्शन।
मतलब एक बात ऐसा है कि जिसमें सेक्शन 10 ने कुछ बोला है और एक बात ऐसी कि जिसमें सेक्शन 10 ने कुछ नहीं बोला है, मतलब कुछ भी नहीं बोला है। जैसे कि सेक्शन 10 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा, और एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है। फ्री कॉन्सेंट माने, फ्री कॉन्सेंट माने जब कोई किसी को ऑफर करता है या कोई चीज एक्सेप्ट करता है तो फ्रीली करे, मतलब आपका एक्सेप्टेंस फ्री होना चाहिए। सिंपल बात, माने जबरदस्ती नहीं चलेगा। कोई किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती किसी को हाँ नहीं बोलवा सकता। नहीं, तुमको लेना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको चढ़ना पड़ेगा, हाँ तुमको खरीदना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। फ्रीली, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। किसी भी चीज का डर, धमकाना, किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस, आगे बताएंगे सर फ्री कॉन्सेंट कैसे कैसे छीना जा सकता है। कोerशन करके, मतलब मारने का धमकी देके। अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन करता है? क्लोज रिलेटिव्स करता है। जो रिलेशन में कुछ लगते हैं वही अनड्यू इन्फ्लुएंस करके धोखा करता है, जबरदस्ती। नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे को उड़ा देंगे, तुम्हारे बच्चे को टॉर्चर करेंगे, बहुत सारी चीजें बनता है सर। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है, जैसे किसी भी चीज को गलत चीज समझा के बेच देना, समथिंग लाइक दैट, तो बिना फ्री कॉन्सेंट में कभी भी कोई एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनका कॉम्पिटेंसी मतलब उनका योग्यता होना चाहिए। तो बंगाली में हम लोग जिसको बोलते हैं योग्यता, ठीक है, कि योग्य की ना, मतलब वो क्या कॉम्पिटेंट है। सिंपल बात है, 18 प्लस का होना चाहिए, 18 साल के ऊपर का होना चाहिए। सेकेंड थिंग, साउंड माइंड का होना चाहिए। पागल, नशाड़ी, गंजाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है, ड्रगिस्ट, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। साउंड माइंड का होना चाहिए, 18 प्लस का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी इसको बोलते हैं। कन्विक्टेड पार्टी नहीं होना चाहिए, चोर चक्का डेकॉयट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन कोई केस चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट, अच्छा लॉफुल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉफुल चीजों का होना चाहिए, मतलब इलीगल वस्तु का या इलीगल मैटर में कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जो लॉ के आंख में इलीगल है उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ वही चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो लॉफुल है। सर कैसे पता करेंगे कि क्या लॉफुल है और क्या लॉफुल नहीं है? सर इसको समझने के लिए आपको तो पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर देखो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने अभी चोरी का बात कर रहा था। प्लीज टेल मी, चोरी करना लीगल है कि इलीगल है? किसी का सामान चोरी कर लेना, ये लीगल है कि इलीगल है? हाँ सर, इलीगल। ऑब्वियस सर, अनलॉफुल काम है ना? तो सर ये कहाँ लिखा हुआ है, इसको कहाँ पढ़ने जाओगे आप? तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट भी समझ लेना पड़ेगा कि भाई ये तो लॉफुल नहीं है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको बाय नॉलेज के साथ साथ आपको पता लगेगा कि ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ठीक है। जैसे रास्ते में जोर से बाइक नहीं चलाना चाहिए, है ना? अब ये बात क्या लिखना पड़ेगा रोड पे? लेकिन देखो फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, फिर लिख देते हैं लिमिट योर स्पीड नॉट मोर देन 40 किलोमीटर्स, है ना? आजकल बाइकर्स बहुत तंग करता है रास्ते पे, तो लिखना पड़ता है। तो लॉफुल चीजों का ही कॉन्ट्रैक्ट करें, वॉट एवर बी दी केस। लीगल ऑब्जेक्ट, हर वो वस्तु का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो लीगल ऑब्जेक्ट है, इलीगल ऑब्जेक्ट का नहीं कर सकते। ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकते, ड्रग माने नशा का ड्रग्स। अफीम का धंधा नहीं कर सकते, अफीम माने ओपियम, पॉपी सीड से बनता है। ड्रग्स, ओपियम, ब्राउन शुगर, आप लोगों को पता है ये सब चीज बहुत ही खतरनाक है, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं। उड़ता पंजाब में पंजाब उड़ रहा था, हाँ, बाद में पता चल रहा था कि बंगाल भी उड़ रहा है, ऐसा खबर आया था। तो जो भी हो, गोवा उड़ रहा था उससे पहले, पंजाब से पहले गोवा उड़ रहा था, है ना? उड़ रहा माने अरे इतना नशा ले रहा था, ड्रग्स, ठीक है। बॉलीवुड उड़ रहा है, बॉलीवुड में तो ड्रग्स का चेंज चलता है, बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उस पर। सो कहने का मतलब इतना है सर कि लीगल ऑब्जेक्ट का काम होना चाहिए। शाहरुख खान का बेटा फंसा था, भूल गए सर, ठीक है, बाद में छुटकारा मिल गया, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लीगल ऑब्जेक्ट किस किस केस में फंसा गया था।
अगर मतलब जिस चीज में उसको फंसाया गया था ऐसा ही पता चल रहा था कि भाई ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, इलीगल चीजों का धंधा वगैरह नहीं करे। और ऐसा किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है जिसके बारे में सरकार ने पहले से ही कैंसिल करके रखा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। अगर गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल नहीं करके रखा है तो ठीक है, अगर कैंसिल करके रखा है तो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसलिए क्या दिया, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। सेक्शन 24, 30, 56 आगे चर्चा करते हैं। तो सिंपल बात है सर, सेक्शन 10 कहता है कि एग्रीमेंट बनेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फ्री कॉन्सेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए तब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लॉफुल कंसिडरेशन हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीगल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नॉट स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए तब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सर कुछ चीजें सेक्शन 10 में मेंशन नहीं किया गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आजकल एक नया खेल सुन रहा हूं सर, अपने साथ ही शादी कर रहा है, मतलब खुद को शादी कर रहा है। पता नहीं सर ये कैसे संभव है। रिसेंटली यूट्यूब में वायरल हुआ था कि मैं जा रहा हूँ सोलो शादी करने, सोलो ट्रिप सुना था, सोलो शादी ये भी देखने को मिल गया सर। क्या जमाना आ गया, जो भी हो मुझे भी समझ में नहीं आया। और मतलब पूरा नियम मान के शादी किया, कैसे किया क्या किया पता नहीं सर, बट सच में मतलब क्या क्या दिमाग में चलता है लोगों। वट एवर कॉन्ट्रैक्ट कहता है, लॉ कहता है, सेक्शन 10 में नहीं बोला गया है, फिर भी ये समझना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट है कि कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। दोनों पार्टीज के बीच में इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम लोग लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें, मतलब लॉफुल काम करें, इलीगल रिलेशनशिप नहीं होगा सर, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जो काम कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करें। जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका मतलब सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन माने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने दुकानदार को जाके बोलते हूँ कि दादा हमें डेल का कंप्यूटर चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए, तो दुकानदार आपको डेल का ही लैपटॉप दे, ऐसा होना चाहिए। मानो कि आप दुकान में जाके एक लैपटॉप शोरूम में चले गए, एक लैपटॉप के शोरूम में चले गए और जाके बोलते हो दादा मुझे एक लैपटॉप चाहिए 50,000 वाला, दुकानदार आपको लैपटॉप दे दिए 50,000 वाला, ठीक है, अब लेके आ गए, चलेगा सर। लेकिन क्योंकि आपने बोल दिया था कि लैपटॉप 50,000 वाला, तो दुकानदार ने कोई भी 50,000 वाला लैपटॉप उठा के आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन आप अगर मेंशन नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप मेंशन नहीं करते हो कि कौन सा लैपटॉप क्या लैपटॉप, अगर ये प्रॉपरली मेंशन नहीं होता है ना, तो ये चिंता का विषय बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर, तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे मानो लैपटॉप शोरूम में जाके आप बोल रहे हो कि भाई हमें लैपटॉप चाहिए, भाई कौन सा वाला, ए वाला की बी वाला, सी वाला की डी वाला, ई वाला की एफ वाला, कौन सा लैपटॉप चाहिए बताओ, स्पेसिफिकेशन दो। अच्छा कुछ समझ में नहीं आता तो कम से कम कंपनी का नाम बता दो, डेल चाहिए कि लेनोवो चाहिए कि आसूस चाहिए कि एसर चाहिए। हाँ, एसर्टेन करो, निश्चित तरीके से बोलो किस चीज का करना है। अच्छा कंप्यूटर तो फिर भी समझ में आ जाता है, दुकानदार के पास जाके बोलते हो दादा तेल चाहिए, हाँ सर, अरे भाई कौन सा तेल, ऑयल लिखने से, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑयल शॉप, ठीक है, ऑयल शॉप लिखने से एक इंटरेस्टिंग चीज ये है सर कि कौन सा ऑयल, गाड़ी में भी तेल भरा जाता है, ठीक है, दुकान में जाओगे तो वहां पर भी अलग अलग, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल, हाँ सर, रेडी का तेल, क्या क्या तेल नहीं मिलता। तो दुकानदार को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना भाई कि यहाँ पर इतना सारा तेल बिक रहा है तो कौन सा तेल आपको चाहिए। हेलो, बात समझ में आ रहा है। या फिर दुकान में जाके बोलोगे दादा 1 लीटर तेल, तो फिर दुकानदार आपको नॉर्मली पूछेगा दादा कौन सा तेल, आज के डेट में इतना तेल का इस्तेमाल हो गया। अच्छा ऑब्वियसली पेट्रोल पंप पे जाके पूछोगे, ठीक है, कि 1 लीटर तेल, तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट यही है कि वो आपको पेट्रोल देगा। आप कोई बोलेगा सर नहीं पेट्रोल पंप पे तो डीजल भी बिकता है, तो ऑब्वियसली दुकानदार आपको पूछ लेगा भाई पेट्रोल की डीजल, है ना। लेकिन मानो सिर्फ पेट्रोल है तो पेट्रोल ही देगा, डीजल है तो डीजल देगा। केरोसिन के डीलर के पास जाके ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे 1 लीटर तेल, तो आपको केरोसिन ही देगा रे बाबा, हाँ, आपको केरोसिन ही देगा। सरसों तेल के डीलर के पास जाके बोलोगे तो सरसों तेल ही देगा, नो डाउट। लेकिन अगर मानो कि वो मल्टीपल तेल पे डील करता है, डीलर जो है वो मल्टीपल ऑयल पे डील करता है, जैसे कि ये डीलर आपको
शायद डब्बा देख के भी समझ में आ जाएगा कि कितना अलग अलग सब डब्बा है, सब अलग अलग तेल। तो कौन सा तेल है बताओ, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, क्या समझे सर? मीनिंग सर्टेन होना चाहिए एकदम। सर्टेन माने, सर्टेन माने बंगाली में हम लोग बोलते हैं निश्चित, हाँ हिंदी में भी बोलते हैं निश्चित। निश्चित करो, निश्चित माने एकदम कंफर्म करो कि कौन सा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। एंड 5 नंबर पॉइंट बताते हैं सर, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये सब सेक्शन 10 में बोला नहीं है, फिर भी समझना पड़ेगा। सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का माने बताओ। सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का माने ये होता है, माने मतलब जो संभव है उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, असंभव चीजों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सर ऐसे एग्जांपल, जैसे मानो फिर से गाना याद आ गया सर, इतना गाना काहे याद आता है पता नहीं, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों याद आता है। जैसे एक मूवी है सर, मोहब्बतें बोल के, मोहब्बतें ना क्या पता नहीं, मोहब्बतें नहीं, धड़कन, धड़कन बोल के एक मूवी देखा था बचपन में, बहुत बचपन में देखा। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, ये लोग थे। तो उसमें गाने में एक लाइन है, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत ही पॉपुलर गाना है। गाने का लाइन है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं में इन घटाओं में मोड़ लाऊंगा। सर क्या वास्तव में संभव है? प्यार में पड़ा इंसान कुछ भी कर सकता है, बट क्या सच में चांद तारा तोड़ के ला सकते हैं? हेलो, बोलो ना सर, क्या चांद तारा तोड़ के लाना संभव है? नहीं सर। तो क्या पॉसिबल तो नहीं है, भले ही वो बंदा प्यार में पड़े बोल रहा है, बट फिर भी इम्पॉसिबल है। अच्छा चलो सर, ये थोड़ा सा अलग बात कर दिया मैंने। आप लोगों ने अली बाबा 40 चोर का कहानी तो सुना होगा, हाँ? यस सर। अली बाबा 40 चोर, ठीक है। इसके ऊपर हिंदी में भी मूवी है, इसके ऊपर बंगाली में भी एक मूवी है, ये भी पुराना मूवी है, अली बाबा 40 चोर के ऊपर। इसको बंगाली में हम लोग जो मूवी देखे हैं उसको बोलते हैं मर्जिना अब्दुल्ला, ठीक है। गजब का मूवी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें ट्रेजर बाय मैजिक हो जाता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं खुल जा सिम सिम, ठीक है। कहीं जंगल के अंदर वो लकड़ी काटने जाते हैं, उसको पता लगता है कि यहाँ पर कुछ ट्रेजर है, ठीक है, सोना जहर, तुम्हारा जौहरत, हीरा, ये सब का। तो वहां पर वो जाके खुल जा सिम सिम बोलता है और वो खुल जाता है और फिर उसको सब मिल जाता है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बचपन में बहुत अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है मुझे। इसको बंगाली में बोलते हैं खुल जा सिम सिम को चिचिंग फाक, ठीक है। चिचिंग फाक, तो उसको ना वो जब भी वो सामने जाते हैं गुफा का, वो भूल जाते हैं कि क्या फाक था, बंगाली मूवी में दिखाया था। तो बोलते हैं आलू फाक, तो कभी बोलता है कि फाक माने ओपन करना, ठीक है, आलू फाक, कभी बोलते हैं पॉटल फाक, कभी बोलते हैं झींगे फाक। लेकिन वो चीचिंग भूल जाता है, चीचिंगा बोल के भी एक सब्जी होता है, ठीक है। तो भूल जाते हैं कि चीचिंग, चीचिंग फाक भूल जाता है। तो आलू, झींगा, पॉटल सब बोल देता है, फिर बाद में याद आता है चीचिंग फाक। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा कहने का मतलब इतना था कि खुल जा सिमसिम या चिचिंग फाक बोल के क्या सच में ट्रेजर बाय मैजिक हो सकता है? द आंसर इज नो। तो ऐसी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो जिसका पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। ऐसे आपको क्या बताऊं सर, मैं आपको बच्चे वाला कहानी बोल रहा हूँ। रिसेंटली चौथा क्लास में है, चौथा मुझे बता सकते हैं ये चौथा, तेरे को याद होगा स्टॉक मार्केट में रिसेंटली एक स्कैंडल के बारे में हम लोगों ने क्लास में शायद डिस्कस किया था। अरे वो एनएससी का स्कैम जो बना था, एनएससी या सेबी का, क्या नाम था वो लेडी का, जिसने बोला था कि कोई पहाड़ी बाबा है जिनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, हिमालयन योगी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, क्या नाम है लेडी का? अरे मैं भूल जा रहा हूँ सर, कोई भी मुझे बता सकते हो जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करते हो? कृष्ण, साउथ इंडियन लेडी है जो एनएसी में चेयरमैन थे, आई थिंक एनएसी स्कैंडल, हाँ ये वाला, ये देखो एनएसी चेयरमैन स्कैंडल, चित्र रामाकृष्ण। चित्र रामाकृष्ण रिसेंट केसेस है, 2013 से 12 से लेके 2016 तक वो चेयरमैन थे एनएसी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। चित्र रामाकृष्ण फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बोर्ड्स
the national stock exchange was manipulated by a siddha purusa yogi, an unidentified spiritual guru, and allegedly provided him confidential company information including NSE's 5 years projections, financial data, dividend ratio of business, etc. मतलब बेसिकली चित्र रामकृष्णन जो थे, जो NSE का चेयरमैन थे, उन्होंने कंपनी का, NSE का मतलब सिक्योर डेटा को बाहर करता था। तो जब उनको बाद में पूछा गया भाई किसको देते थे इंफॉर्मेशन, या किससे आपको इंफॉर्मेशन बाहर करने को मौका मिलता है, या किससे बात होता है, तो बोलते कोई सिद्ध पुरुष है, कोई योगी है, उनसे होता है, जो बेसिकली एक इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस है, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। और कोई सिद्ध बाबा योगी स्टॉक मार्केट में क्या करेगा भाई? हाँ, सिद्ध बाबा योगी पुरुष स्टॉक मार्केट में क्या करेगा? वो तो स्टॉक मतलब वो तो दुनिया के हर चीज को छोड़ के चला गया सर। हाँ तो मतलब बात अभी इनको क्या है सर, इनका सारा चीज जेल हो गया है सर, अभी इसको अभी सब चल रहा है, इनका प्रॉपर्टी सीज कर दिया गया, ये सब कुछ, NSE डायरेक्टर इज इन जेल, अभी जेल में है। ठीक है। कौन से जेल में है सर? ये लेडी अभी जेल में है। सिंस द हाई कोर्ट हैज रिजर्व्ड हिज ऑर्डर ऑफ बेल एप्लीकेशन इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू द NSE स्कैम। ठीक है। रामकृष्ण वाज ग्रांटेड रिलीफ ऑन ए बॉन्ड 1 लाख। पता नहीं अभी रिलीफ मिला है कि नहीं, बट केस बना। तो मेरा कहने का मतलब देखो सर, मैं चाहूँ तो आपको ये सब एडवांस लेवल एग्जांपल भी क्लास में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, हमेशा एडवांस लेवल डिस्कशंस कभी कभी थोड़ा चिंता में पड़ जाता है कि क्या क्या बोल रहा है। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, चाहे बच्चों वाला एग्जाम्पल हो चाहे बड़ों वाला एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा बात करो जो भाई कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना भी जरूरी है। ठीक है। NSE का इंफॉर्मेशन सिद्ध बाबा योगी पुरुष के साथ क्या कनेक्शन करता है सर? कुछ भी बोल रहा था, पावर का मिसयूज। ठीक है। सो व्हाट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 आपको 6 पॉइंट बताते हैं जो एसेंशियल्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और सेक्शन 10 में नहीं बोला गया है। There is a 5 point, 2 parties, intention to create legal relation, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning, possibility of performance। ठीक है, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, ये सब होना जरूरी है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties and competent to contract for lawful consideration and with lawful object। कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, मतलब बदले में मानो आप किसी को ऐसा चीज नहीं बोल सकते कि भाई मेरा काम करो तो बदले में ड्रग्स दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स देना लॉफुल नहीं है। सिगरेट बोल सकते हो, सिगरेट चलेगा, सिगरेट इलीगल तो है नहीं। आप बच्चे को नहीं दे सकते, 18 के नीचे सिगरेट नहीं पी सकते, 18 के ऊपर वाला बच्चा पी सकता है। 18 के ऊपर वो बच्चा नहीं बूढ़ा हो जाता है क्या? सर सिगरेट का एग्जाम्पल क्यों दे दो सर? ड्रग्स के साथ कंपेयर करके दिया, सिगरेट का एग्जाम्पल देने का कोई इच्छा तो मेरे को था नहीं, बट मैं ड्रग्स के साथ कंपेयर करके दिया। आपको पता है क्या क्या बताऊं, रिसेंटली कुछ कंट्रीज है जहां पर इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा था, जैसे कि नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया का इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रहा था सर। नाइजीरिया या कोलंबिया, कोलंबिया में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन देखो 92%। ठीक है, कोलंबिया, मोस्ट प्रोबेबली कोलंबिया। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसा है जहां पर इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा था कि पैसा का वैल्यू खत्म हो गया था। मतलब मानो कि आप किसी को पेमेंट करोगे, कैब में चढ़ोगे तो बोलते हैं कि भाई हमको पैसा मत दो, सिगरेट का पैकेट दे दो। ठीक है, चलेगा तो ऐसा चीज चल रहा था। ठीक है, अभी भी कुछ कंट्रीज में बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जिंदगी की सिचुएशन बहुत खतरनाक है। ठीक है, मतलब 2000% का इन्फ्लेशन चला गया था। ठीक है, मैं कभी बताऊंगा ये सब चीजें। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई लॉफुल चीजों पे कंसिडरेशन करे, अनलॉफुल चीजों पे नहीं। ठीक है, तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ने मना करके रखा है कि इस चीज पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मना करके रखा है तो उस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, सिंपल बात। तो ये है सेक्शन 10 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे यहाँ पर आपको हर पॉइंट पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे 2 पार्टीज के बारे में बोला है, to constitute a contract of sale there must be 2 parties, seller and buyer. The seller and buyer must be 2 different person.
बिकॉज ए पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। सर ये क्या ये बोलना जरूरी था क्या? सर इसके ऊपर केस है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल सन एंड कंपनी। When on dissolution of the partnership, the assets of the firm were divided among the partner. The sales tax officer wanted to tax these transactions. एक पार्टनरशिप बिजनेस था रामलाल एंड सन कंपनी बोल के, इनका बिजनेस डिसोल्यूशन हो गया था। डिसोल्यूशन माने बिजनेस बंद हो रहा था, ठीक है। अब बिजनेस में जो एसेट है, जो फर्नीचर्स है, जो एसेट्स है, वो पार्टनर जो है अपना ही एसेट ले रहा था, और सेल टैक्स ऑफिसर उन दिनों बोल रहे कि भाई आप अपना ही एसेट अपने आप को बेच रहे हो तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। It was held that it was not a sale. अपना एसेट अपने को कैसे बेचेंगे? The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller. एक ही पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर है, तो उस पार्टनरशिप में दोनों बायर सेलर नहीं हो सकता। आप खुद को सेल नहीं कर सकते। और ये केस प्रूफ किया था गुजरात हाईकोर्ट ने, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामन लाल सन कंपनी, क्योंकि सेल टैक्स ऑफिसर तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और रमन लाल सन कंपनी बोल रहा था कि भाई ये कैसे संभव है, हम अपना प्रोडक्ट अपने आप को दे रहे हैं, इसमें आप सेल टैक्स कैसे लगा सकते हैं? सेल टैक्स माने आज का जीएसटी। तो सब केस बना, फिर वहां से क्या मिला सर? वहां से डिसीजन मिला, और वही डिसीजन केस लॉ बना, और वही लॉ आपको पढ़ना पड़ता है लॉ के साथ साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ रहा है। ऐसा हर एक चीज पे मैं ऑलरेडी कुछ बहुत सारा चीज समझा दिया। अब इसमें बस थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, केस लॉ वगैरह हैं। अगर आपके पास नोट्स है, स्टडी नोट्स है, आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं है तो मेरे से ये नोट कलेक्ट करके पढ़ना चालू करो। बाकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। हाँ सर, बोलो सर, समझ में आया आप लोगों को? क्या रे? Yes, sir. Yes. ठीक है, जिनके पास स्टडी नोट्स है वो पढ़ना चालू कर दे, जिनके पास नहीं है नोट कलेक्ट करके पढ़ना चालू करे। और सबसे बड़ी चीज, जब भी लॉ को पढ़े लिख लिख के पढ़े, सेक्शन को मेंशन करे। सुनने में अच्छा लगता है सर जब एग्जाम्पल चलता है, डिस्कशन चलता है, बट क्या है ना, यही सब चीज बाद में जब लिखने को बोलते हैं ना स्टूडेंट को, तब बहुत सारे लोगों का हवा टाइट हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि सबका होता है, बट बहुत सारे लोगों का होता है। तो इसलिए अगर स्पेशली इंग्लिश किसी का वीक है तो प्लीज लिख के प्रैक्टिस करें, बहुत जरूरी होता है लॉ में, ठीक है। और इंग्लिश किसी का स्ट्रांग भी है तो भी लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेक्शन लिखने का तरीका, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सब कराऊंगा, ठीक है। या फिर आपके पास नोट्स है तो आप वहां से भी चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे एमसीक्यू पूछ सकता है, तो आपको आइडिया मिले। ठीक है सर, आज इतना ही है। थैंक यू सर। ओके सर, चलो ठीक है।